फ्यूचरिस्टिक जमाने में जब टेक्नोलॉजी अपने पीक पर होती है तब दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल रियलिटी गेम थ्री किंगडम लॉन्च होती है, जिसमें लाखों प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं। इस गेम पर एक ही प्लेयर का राज होता है जो दुनिया का सबसे पावरफुल गेमर माना जाता था, लेकिन फिर अचानक वो बिना किसी जानकारी के एक दिन गायब हो जाता है। 3 साल बीत जाते हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में गेम का न्यू वर्जन लॉन्च होने वाला होता है, जिसमें सिर्फ 64 सबसे पावरफुल प्लेयर्स को एंट्री दी जाती है। पूरी दुनिया इस ग्रैंड लॉन्च का इंतजार कर रही होती है। इसी बीच एक खबर सामने आती है जिसमें बताया जाता है कि एक अननोन प्लेयर को सीधा हायर अथॉरिटीज के द्वारा चुना गया है, वो भी बिना किसी टेस्ट के। ये बात सबको हैरान कर देती है और लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो अनजान प्लेयर है कौन। दूसरी तरफ कहीं एक कैफे में कुछ लड़के बैठे होते हैं जहाँ एक बंदा अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे आज ही डायमंड रैंक पर पहुंचना है। वो उस बंदे को बुलाने के लिए कहता है जो हर गेम को आसानी से खत्म कर देता है। असिस्टेंट बताता है कि वो बंदा किंगडम्स गेम नहीं खेलता। इस पर वो आदमी कहता है कि उसे 3 गुना पैसे ऑफर करो, लेकिन असिस्टेंट फिर भी कहता है कि उस प्लेयर को पैसे से फर्क नहीं पड़ता। तब वो बंदा थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है ऐसा कोई नहीं होता जो पैसे से ना माने, वो खुद उससे बात करेगा। कुछ देर बाद वो मिस्टीरियस प्लेयर कैफे में आता है जिसका नाम गुआ शियो होता है। वो हर एक गेम में एक्सपर्ट होता है, लेकिन उसका खुद का किसी गेम में अकाउंट नहीं रहता। वो दूसरों के अकाउंट्स को बूस्ट करके उनका रैंक बढ़ाता है पैसों के बदले। सिर्फ आधे घंटे में वो किसी का रैंक ब्राउन से डायमंड तक पहुंचा देता है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। लड़कियां भी उससे चिपकने लगती हैं। काम खत्म करके शियो अपने पैसे लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। तभी वो आदमी उसे रोकता है और कहता है कि अगर वो उसका रैंक थ्री किंगडम्स गेम में नंबर 1 तक ले जाए तो उसके बदले में उसे 10 गुना पैसे मिलेंगे। लेकिन शियो सीधा मना कर देता और कहता है कि वो इस गेम को नहीं खेलता। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान गेम का न्यू वर्जन शोकेस शुरू होने वाला होता है, जहाँ एक पावरफुल प्लेयर ये सीमा, जिसे क्वीन ऑफ किलिंग कहा जाता है, अपना हीरो रिवील करती है। इस न्यू वर्जन में सिर्फ 64 प्लेयर्स ही अपने यूनिक हीरोज इस्तेमाल कर सकते हैं और हर एक हीरो की अपनी अलग एबिलिटीज होती हैं। ये देखकर सभी प्लेयर्स और ऑडियंस और भी ज्यादा उत्साहित हो जाती है। इस नए वर्जन में जो प्लेयर्स अपने हीरोज इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें एक और हैरान कर देने वाली एबिलिटी मिलती है। वो अपने इन गेम हीरोज को रियल वर्ल्ड में समन कर सकते हैं, बिल्कुल एक इंसान की तरह। ये चीज वाकई में काफी खतरनाक होती है। ये बात प्लेयर्स अपने वीआर हेडसेट पहनते हैं और बैटलफील्ड में आते हैं। यहाँ ये सीमा अपने पावरफुल हीरो के साथ खड़ी होती है जिसका नाम चू होता है, जिसे लीडर ऑफ किल के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ उसका अपोनेंट भी अपने हीरो के साथ रेडी होता है। दोनों फाइटर्स एक दूसरे का सामना करते हुए बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही मैच शुरू होता है चू तुरंत अटैक करता है और अपोनेंट का शील्ड कार्ड खत्म कर देता है। इसके तुरंत बाद सीमा कमांड देती है कि चू अपनी हिडन पावर कोल को एक्टिवेट करे और वो बिना देरी के उसे इस्तेमाल करता है। उसकी पावर इतनी खतरनाक होती है कि बैटलफील्ड का माहौल ही बदल जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया लाइव इस बैटल को देख रही होती है। शियो ट्रेन में होता है और 2 लोगों के साथ ये मैच देख रहा होता है। उनमें से एक कहता है कि सीमा आसानी से जीत जाएगी क्योंकि वो दुनिया के टॉप 3 प्लेयर्स में से एक है और उसके फादर ने ही ये गेम बनाई है। शियो भी पास खड़े होकर फाइट को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। बैटल के दौरान अपोनेंट की फाइटर बहुत तेजी से चू पे अटैक करती है। तभी शियो कहता है कि ये एक ट्रैप है और सच में सीमा अपने हीरो का आर्मर कुर्बान करके एक पावरफुल स्ट्राइक मारती है, लेकिन दोनों तरफ से एक ही वक्त पर हैवी अटैक होता है। शियो ये देखकर कहता है कि अब फिनिशिंग मूव आने वाला है। सीमा आसमान से अपनी सबसे पावरफुल स्किल अनलीश करती है, लेकिन उसकी अपोनेंट तुरंत रिएक्ट करती है और उस स्किल को रोकने के लिए उसके कोर कार्ड पर पूरी ताकत से अटैक करती है ताकि वो अटैक एक्टिवेट ही ना हो पाए। ये देखकर सब लोग सोचने लगते हैं कि अब सीमा हार जाएगी, लेकिन शियो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि ये सब प्लान का हिस्सा है और अब सब खत्म होने वाला है। अगले ही पल सीमा अपोनेंट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और तुरंत कमांड देती है कि चू अपनी फाइनल पावर रिलीज करे। उसका फाइटर सीधा उसकी तरफ उड़ता और एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ हमला करता है, जिससे अपोनेंट को भारी नुकसान पहुंचता और इसी के साथ सीमा मैच जीत जाती है। शियो इन सारे मूव्स को ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा होता है जैसे सच में फ्यूचर जानता हूँ। थोड़ी देर बाद शियो अपने स्टेशन पर पहुंचता और ट्रेन से उतर जाता है। जो 2 लोग उसके साथ मैच देख रहे थे वो दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं, अभी भी शॉक में, और समझ नहीं पा रहे होते कि शियो ने इतनी आसानी से सब कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। वो आपस में बात करते हैं कि ये लड़का नॉर्मल नहीं हो सकता। इसी वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट में होस्ट सीमा से एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि 64 प्लेयर्स के बीच एक मिस्टीरियस प्लेयर भी है जिसे स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है बिना किसी टेस्ट के। क्या ये सच है? सीमा सीधा जवाब देती है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। फिर जब उससे उस प्लेयर का नाम बताने को कहा जाता है तो वो रिवील करती है कि वो प्लेयर असल में किंगडम हिस्ट्री का सबसे पावरफुल और ग्रेटेस्ट प्लेयर है और उसका नाम है जॉश शियो। ये सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर शियो ही वो प्लेयर है जो कभी गेम की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शियो, सीमा और उनका एक तीसरा दोस्त पहले बहुत करीबी दोस्त है। तीनों ने मिलकर किंगडम्स की दुनिया पर राज किया था और उनकी टीम सबसे पावरफुल मानी जाती थी। इनमें से शियो सबसे टैलेंटेड था और वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था। लेकिन अचानक एक दिन उस पे चीटिंग और हैकिंग का इल्जाम लग जाता है। इस वजह से उसका नाम खराब हो जाता है और उसे 2 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद शियो पूरे 3 साल के लिए गायब हो जाता है बिना किसी खबर के। प्रेजेंट में लोग सीमा के फैसले पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि उसने एक ऐसे प्लेयर को इन्वाइट क्यों किया जो चीटिंग के लिए बदनाम था। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो इतना पावरफुल नहीं था बल्कि चीटिंग करता था। दूसरी तरफ शियो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। वो अपने अपार्टमेंट के नीचे वाले सुपरमार्केट
में जाता है जहाँ वो रहता भी है। शॉपकीपर उसे देखकर पूछता है कि क्या वो एक एक्स गेमर है और क्या वो जॉश शियो को जानता है, जिसका नाम अब पूरी दुनिया में चर्चा में है। शॉप में काम करने वाली दो लड़कियां भी उत्साहित होकर उसके बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि वो उस जैसा बनना चाहती हैं और मजाक में बोलती कि शायद शियो और सीमा के बीच कुछ रिलेशन था। ये सब सुनकर शियो कहता है कि उसका ऐसे किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं है और वो बस अपना काम करता है। शियो पहली बार अपना ही नाम इतना वायरल होते हुए सुनता है, इसीलिए वो थोड़ा अजीब फील करता है और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। घर पहुंचकर वो अकेला बैठता है, तभी उसके फोन पर उसके फादर का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कर्जदार मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। इससे पता चलता है कि उसके फादर ने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन कंपनी बैंकरप्ट होने के बाद वो सब छोड़कर देश से भाग गए। अब उनका सारा बोझ सीधा शियो पर आ रहा होता है। इसी दौरान शियो अपने रूम में होता है जब अचानक वो देखता है कि सीमा खिड़की से अंदर आती है। शियो हैरान होकर पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गई और उसका एड्रेस उसे कैसे मिला। इस पर सीमा कहती है कि वो इसलिए आई है क्योंकि शियो ने उसकी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं की, इसीलिए वो खुद उसे मनाने आई है। साथ ही वो कहती है कि शियो उसके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करता। शियो थोड़ा परेशान होकर कहता है कि उसे कोई मतलब नहीं है और क्या वो उसका पीछा कर रही थी। सीमा बिना झिझक के कहती है हाँ, वो उसे देख रही थी और अगर उसे परेशानी है तो वो बता दे। फिर वो सीधा पूछती है कि क्या वो कल ओपनिंग मैच में आएगा और अपनी पावर सबको दिखाएगा, लेकिन शियो सीधा मना कर देता है कि वो नहीं आएगा। तब सीमा फैसला करती है कि जब तक वो मान नहीं जाता वो वहीं रुकेगी। वो अपने लिए खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप को स्टोव से जला लेती है। शियो तुरंत उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसका ख्याल रखता है। सीमा उसकी आंखों में देखते हुए फिर कहती है कि उसे कल जरूर आना चाहिए और दुनिया को साबित करना चाहिए कि वो चीटर नहीं है। शियो थोड़ा झिझक कर कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इस पर सीमा कहती है कि उसकी पावर ही सबको मजबूर करेगी सच मानने के लिए। इसी बीच सीमा उसका टैब देख लेती है जिसमें पुरानी फोटोज होती हैं और वो नोटिस करती है कि शियो ने अभी तक उन्हें डिलीट नहीं किया है। जैसे ही वो और देखने लगती है, शियो उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों गिर जाते हैं। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने चूजाओ अपीयर हो जाता है। शियो डर जाता है और पूछता है कि वो कौन है और यहाँ कैसे आ गया। सीमा बताती है कि वो उसका हीरो है जिसे शाओ पहले से जानता तो है, लेकिन पहली बार रियल वर्ल्ड में देख रहा है। शियो उसे देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि चूजाओ बिल्कुल एक रियल इंसान की तरह लग रहा होता है। तब चूजाओ शियो से बात करता है और कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है और उसे थ्री किंगडम में वापस आना चाहिए। वो ये भी कहता है कि शायद इस तरह से वो अपने फादर का कर्ज भी चुका सकता है। ये बात शियो को चुप जाती है और वो गुस्से में उन्हें बाहर निकाल देता है। सीमा तुरंत उससे माफी मांगती है और कहती है कि चू का इरादा बुरा नहीं था, लेकिन फिर वो बात को बदलते हुए पूछती है कि शियो को गेम के नए वर्जन के बारे में क्या लगता है। सीमा शियो को समझाती है कि किंगडम्स के नए वर्जन में हर प्लेयर ने एक पावरफुल फाइटर समन कर लिया है, लेकिन अभी तक एक लेजेंडरी फाइटर जिया फैंग है जिसे कोई भी समन नहीं कर पाया। वो कहती है कि ये बात इस तरफ इशारा करती है कि शायद वो फाइटर शियो के लिए ही बना है। फिर वो उसे कहती है कि वो कल उसका वेट करेगी और उसे पूरा यकीन है कि वो जरूर आएगा। अगला दिन आता है, टूर्नामेंट के हेडक्वार्टर्स में सीमा खड़ी शियो का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ एक टॉप प्लेयर विंटर आता है जो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से एक होता है। वो कहता है कि शियो नहीं आएगा और सीमा को उससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सीमा विश्वास से कहती है कि शियो जरूर आएगा क्योंकि वो बेकसूर है और एक दिन सबको सच पता चलेगा। विंटर हंसकर कहता है कि उसके लिए बेहतर होगा कि वो शियो की साइड लेना छोड़ दें। कमेंटेटर 64 प्लेयर्स को अरेना में बुलाता है जिसमें सीमा भी एक होती है। क्राउड जोर जोर से चीयर कर रहा होता है, पर सब सोच रहे होते हैं कि शियो सच में नहीं आएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर शियो दौड़ते हुए एंट्री करता है। ये देखकर सीमा मुस्कुरा देती है, लेकिन बाकी सब प्लेयर्स हैरान रह जाते हैं। शियो सीमा से कहता है कि वो टूर्नामेंट को जीतकर अपने फादर का कर्ज चुकाना चाहता है, लेकिन सीमा उसे सही करते हुए कहती है कि वो जीतने के लिए नहीं बल्कि सच साबित करने के लिए आया है। बाकी प्लेयर्स उनकी बात सुनकर चिढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि शियो वापस आके सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं बल्कि जीतना भी चाहता है। क्या वो उन्हें नजरअंदाज कर रहा है? इसी वक्त सीमा के फादर मिस्टर शी एक अननोन आदमी के साथ मैच देख रहे होते हैं। वो आदमी पूछता है कि क्या उन्हें जॉश शियो को टूर्नामेंट में अलाउ करना चाहिए। मिस्टर शी कहते हैं कि अगर उसने चीटिंग नहीं की है तो उसे अपनी स्किल साबित करने का मौका मिलना चाहिए। दूसरी तरफ शियो समनिंग रूम में आ जाता है। जैसे ही वो डिवाइस पहनता है उसके सामने एक लेजेंडरी वॉरियर अपीयर होता है। वो अपना परिचय देता है जिया फैंग के नाम से। शियो तुरंत समझ जाता है कि ये वही लेजेंडरी फाइटर है जिसे अब तक कोई भी समन नहीं कर पाया था। उसी वक्त टूर्नामेंट का पहला मैच अनाउंस होता है, शियो वर्सेस एक प्लेयर जिसका नाम जैंग होता है। शियो अपने फाइटर जिया फैंग के साथ बैटलफील्ड में एंटर करता है। ऑडियंस उसे देखकर बू करने लगती है और उस पर गुस्सा निकालती है, लेकिन शियो इन सब चीजों को टालते हुए खुद को तैयार करता है। तब जिया फैंग शियो से कहता है कि उसकी पर्सनैलिटी उसे इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन सबसे पहले उनको साबित करना होगा कि वो किसी से कम नहीं है। वो कहता है कि वो दोनों फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपनी पावर को वापस से बिल्ड करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। कमेंटेटर अनाउंस करता है ये टूर्नामेंट दुनिया के 64 सबसे पावरफुल प्लेयर्स के बीच हो रहा है।
जो सभी नंबर 1 पोजीशन के लिए कम्पीट करेंगे और विनर को मिलेगा $10 मिलियन का रिवॉर्ड। इसके तुरंत बाद शियो और उसका फाइटर जिया फैंग बैटलफील्ड में एंटर करते हैं। वही दो लोग जो पहले शियो को देख रहे थे फिर से मैच देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि उससे पहले से ही पता था कि शियो कोई आम इंसान नहीं है। दूसरा जिया फैंग की प्रोफाइल देखकर कहता है कि ये फाइटर बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इसकी स्पेशल एबिलिटी है कि जितनी उसकी लाइफ एनर्जी कम होती है उतनी ही ज्यादा वो नए स्किल्स यूज कर सकता है, जो कि एक एक्सट्रीमली पावरफुल एबिलिटी है। मैच स्टार्ट होते ही शियो एग्रेसिव ओपनिंग करता है और लगातार अटैक्स करता है। फैंग अपनी एनर्जी को आसमान में रिलीज करता है, जिससे एक मैसिव हैंड निकलता है और अपोनेंट को ग्राउंड पर ढकेल देता है। साथ ही वो अपोनेंट का एक स्किल कार्ड भी अब्सॉर्ब कर लेता है। जैंग गुस्सा हो जाती है, पर शियो अभी भी शांत नहीं हुआ होता। वो तुरंत अपना स्किल एक्टिवेट करता है और फैंग से आगे बढ़ने को कहता है। फैंग लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है और उस पर डेडली स्ट्राइक करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जैंग उससे पीछे हटने को कह देती है और दूरी बना लेती है। इसी वक्त कुछ सीनियर्स प्लेयर्स भी मैच देख रहे होते हैं। उनमें से एक जियान अपने लीडर यांग से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉश शियो वापस आएगा, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो अब भी उतना ही पावरफुल है या नहीं। यांग कहता है कि देखते हैं क्या वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ मेंटेन कर पाया या नहीं। उस समय शियो फैंग से एक रेयर स्किल यूज करने को बोलता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जैंग गुस्से में कहती है कि शियो चीटिंग कर रहा है, क्योंकि वो स्किल सीमा की थी, वो इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है। गुस्से में जैंग अपने फाइटर बेजिन से फुल पावर के साथ अटैक करने को कहती है। फैंग उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन अचानक बेजिन उसके पीछे जाता है और एक पावरफुल स्ट्राइक लैंड करता है जो फैंग को हिट करती है। लेकिन अगले ही पल फैंग गायब हो जाता है और शियो तुरंत एक टेरिफाइंग स्किल एक्टिवेट करता है। फैंग एक एक्सप्लोसिव अटैक के साथ वापस आता है और बेजिन पर डायरेक्ट हिट करता है, जिससे उसकी एक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि हर एक फाइटर के पास कुछ लिमिटेड लाइफ्स होती हैं। जैंग अब अपनी स्ट्रॉन्ग शील्ड एक्टिवेट करती है और एक मैसिव अटैक लॉन्च करती है जो फैंग को सीधा हिट करता है। सभी हंसने लगते हैं, लेकिन शियो बिल्कुल भी घबराता नहीं है और तुरंत फैंग को हील करता है, क्योंकि ये सब उसने जानकर किया था। शियो मल्टीपल स्किल कार्ड्स ड्रॉ करता है। ये सब पॉसिबल होता है फैंग की स्पेशल एबिलिटी की वजह से। जितना ज्यादा वो डैमेज लेता है उतनी ज्यादा स्किल गेन करता है और उसकी अटैक लिमिट भी बढ़ जाती है। सीमा ये देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि शियो अभी भी वही पुराना प्लेयर है जो अपनी रिस्की और जानलेवा स्ट्रेटेजी से जीता है। कमेंटेटर अनाउंस करता है कि अब शियो और फैंग के पास टोटल 9 स्किल्स हो चुकी हैं। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा स्किल्स किसी के पास होना बहुत ही रेयर है। जैंग भी यकीन नहीं कर पाती कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। तब शियो फैंग से कहता है कि सिर्फ 9 स्किल्स काफी नहीं है, इसीलिए अब शुरू करते हैं। वो एक पावरफुल स्वॉर्ड समन करता है और अपोनेंट के डिफेंस को तोड़ देता है। फिर वो कहता है कि अब असली पावर दिखाते हैं और फैंग को आइस फ्रोज अटैक यूज करने को बोलता है। फैंग एक मैसिव आइस अटैक लॉन्च करता है जो जैंग की 2 स्किल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैंग के पास सिर्फ एक लास्ट चांस बचता है, लेकिन शियो यही नहीं रुकता। वो एक और एडवांस स्किल यूज करता है और जैंग के फाइटर को फोर्स करता है कि वो क्लोज कॉम्बैट में आए। बेजिन मजबूरी में अटैक करता है, लेकिन अगले ही पल फैंग उसके पीछे आता है और एक पावरफुल स्ट्राइक मारता है, जिससे पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। जैंग का फाइटर बिल्कुल हेल्पलेस खड़ा कुछ भी करने की हालत में नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ शियो और फैंग की अभी भी काफी स्किल्स बची होती हैं। ये देखकर साफ हो जाता है कि बैटल लगभग तय है। जैंग गुस्से में कहती है कि इतना सब कुछ एक ही पल में हो जाना ये लक नहीं हो सकता। शियो ने ये सब पहले से प्लान किया था। शियो एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जो समझना है समझो, लेकिन अब उसका टाइम खत्म हो चुका है, और कमांड देता है अब खत्म करते हैं, दिखाओ अपनी असली पावर। फैंग एक लेजेंडरी मूव इस्तेमाल करता है, समुंदर से। कमेंटेटर भी कहता है कि अब रिजल्ट लगभग सामने है। फैंग फाइनल ब्लो देने के लिए आगे बढ़ता है और जैंग और उसका फाइटर उसके सामने बिल्कुल हेल्पलेस खड़े होते हैं शियो के जीत के सामने। लेकिन तभी जैंग शियो से कहती है कि अच्छा होगा अगर वो लीडर ये सीमा से दूर रहे, वरना वो उसके फादर के कर्ज का राज सबके सामने ला देगी। कैसे उसके फादर लोगों से पैसे लेकर बाहर भाग गए थे। ये बात शियो को बहुत गुस्सा और परेशान कर देती है, लेकिन वो लड़की लगातार बोलती रहती है जब तक कि टाइमर फिनिश नहीं होता और मैच खत्म नहीं हो जाता, और ये एक ड्रॉ हो जाता है। सच में टाइमर के कारण वो बच जाती है। फिर भी ऑडियंस का रिएक्शन पूरी तरह शियो की तरफ होता है। लोग उसकी पावर और स्किल्स देखकर उसके लिए चीयर करते हैं। वही 2 लोग जो पहले उससे देख रहे थे वो भी कहते हैं कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शियो इतना पावरफुल होगा। दूसरी तरफ यांग सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि शियो अभी भी वही डेंजरस प्लेयर है, और वहाँ से चला जाता है। जैंग कह रही होती कि कोई उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मैच टेक्निकली ड्रॉ हुआ है। लेकिन सब लोग देख चुके होते हैं कि वो शियो के सामने कितनी वीक पड़ गई थी। फैंग शियो के साथ चलता हुआ कहता है कि उसकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग हमेशा की तरह जीनियस थी। इसी बीच सीमा शियो को फोन करती है और उसे किंग कहकर कांग्रेचुलेट करती है उसके कमबैक के लिए, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि अभी उसे बहुत आगे जाना है। वो फिर से उसका पुराना वर्जन देखना चाहती है, वही लेजेंडरी शियो जो कभी अनबीटेबल था। वैसे उसका पुराना दोस्त भी ये मैच देख रहा था। सीमा यांग की बात कर रही होती है, लेकिन शियो कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं है। लगता है जैसे शियो और यांग के बीच कुछ परेशानी है। तभी शियो फैंग से कहता है कि क्या वो नींद में है, क्योंकि वो उससे इतना चिपक क्यों रहा है। जब वो बात कर रहे होते हैं अचानक शियो के सामने एक स्ट्रेंज विजन आता है। वो देखता है कि एक मैसिव आर्मी रेडी हो रही है, जैसे कोई वर्ल्ड लेवल वॉर होने वाली हो। हर तरफ किंगडम्स की सेनाएं खड़ी होती हैं। फिर वो एक पूरी तरह तबाह हुए किंगडम को देखता है, जहाँ एक अजीब सा ब्लू फ्लेम हर चीज को जला रहा होता है।
लोग बिना किसी दया के एक दूसरे को मार रहे होते हैं। शियो हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि दो लोग किसी किंग को मार देते हैं और फैंग भी वहाँ पर होता है, लेकिन वो बुरी तरह घायल होता है, लगता है जैसे मरने की हालत में हो। अगले ही पल शियो वापस रियलिटी में आ जाता है। वो शौक में होता है और समझ नहीं पा रहा होता कि अभी क्या हुआ। फैंग भी सीरियस होकर पूछता है कि क्या उसने भी वो पुरानी बैटल देखी, क्योंकि उसे भी कुछ ऐसा एहसास हुआ। शिव उससे पूछता है कि उसके पास ऐसी मेमोरीज क्यों हैं और ये सब क्या है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक गेम कैरेक्टर होना चाहिए। फैंग हैरान होकर कहता है कि उसे खुद नहीं पता। दोनों चलने लगते हैं और शिव फैंग के डाटा में कुछ सर्च करने लगता है ताकि कोई क्लू मिले। तभी अचानक फैंग अपना सर शिव के सर से टच करता है और फिर से वही हादसा वापस होता है। विजन खत्म होने के बाद फैंग पूछता है कि ये क्या था। शिव कहता है कि लगता है जब उनके हेड्स टच होते हैं तो वो एक दूसरे की मेमोरीज देख सकते हैं, लेकिन वो डाउट करता है कि ये गेम का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त वो वीआर हेडसेट पहने हुए नहीं है और ना ही किसी डिवाइस से कनेक्टेड है। शियो साफ कहता है कि अगर ये गेम नहीं है तो फिर ये सब क्या है। वो सोचता है कि क्या ये सब वर्चुअल रियलिटी के बाहर का कुछ है, और अगर ऐसा है तो हालात बहुत भयानक हो सकते हैं। दोनों इस कंफ्यूजन के साथ शियो के घर के नीचे वाले स्टोर पर पहुंचते हैं। शॉपकीपर उसे देखकर कहता है कि तो फाइनली सच सामने आ ही गया। वही जो शियो है जो दुनिया भर में फेमस हो रहा है। वो कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि शियो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, और वो सभी उसके पास जमा हो जाते हैं एक्साइटेड होकर उससे बात करने के लिए, और उसकी असली पहचान जानने के बाद सब और भी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। घर पहुंचकर वो सीधा उस अजीब मेमोरी वाले इंसिडेंट के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि नॉर्मली गेम में जैसे जैसे प्लेयर लेवल अप करता है या फाइट जीतता है, वैसे वैसे नई मेमोरीज अनलॉक होती हैं। लेकिन जो उसके और फैंग के साथ हुआ वो बिल्कुल अलग था। वो गेम सिस्टम से पूरी तरह बाहर का लग रहा था। फैंग उससे कहता है कि चाहे जो भी हो, एक बात साफ है, जब भी वो लोग बैटल्स जीतते हैं मेमोरीज और भी ज्यादा ओपन होती हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट फाइट जीतना ही होगा। दूसरी तरफ उसी समय पर सीमा भी वही मेमोरीज देख रही होती है, लेकिन अपने फाइटर के पर्सपेक्टिव से, और वही सेम किंग सामने होता है। अचानक वो होश में आती है और चू कहता है कि उन्होंने नई मेमोरीज अनलॉक की हैं, लेकिन सीमा थोड़ा अजीब महसूस करती है। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब भी ये मेमोरीज आती हैं उसे अजीब सी परेशानी होती है। अगर ये गेम का बग है तो इसे जल्दी ही फिक्स करना जरूरी है। वो फैसला करती है कि अपने फादर को इसके बारे में बताएगी। जब वो उनके पास जा रही होती तभी उसे एक जोर की आवाज सुनाई देती है, जैसे कुछ टूट गया हो। वो तुरंत अंदर दौड़ कर जाती है और देखती है कि उसके फादर इंजर्ड है। वो पूछती है क्या वो ठीक है। उसके फादर कहते हैं कि वो ठीक है, बस थोड़ा थक गए हैं। ये सीन साफ हिंट देता है कि उसके फादर के पास काफी राज हैं और शायद वो कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। अब वापस शियो की तरफ आते हैं। वो अपनी नेक्स्ट बैटल के बारे में चेक करता है और देखना चाहता है कि उसका अगला अपोनेंट कौन होने वाला है। शियो की नेक्स्ट फाइट का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त यांग होता है। फैंग अभी भी उन अजीब मेमोरीज के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो लोग कौन थे जो सबको मार रहे थे, और क्यों। शियो कहता है कि ये गेम का बग नहीं हो सकता, ये एक फाइटिंग गेम है, ऐसी मुश्किल चीजें इतनी आसानी से नहीं होती। लेकिन फैंग तुरंत बोलता है तो फिर जो लोग ब्लू फायर से जल रहे थे उसका क्या जवाब है। शियो के पास इसका कोई साफ जवाब नहीं होता। वो बस कहता है सच में मुझे नहीं पता। फिर शियो एक शॉकिंग फैसला करता है। वो कहता है कि वो नेक्स्ट मैच में विड्रॉ करेगा। फैंग हैरान हो जाता है, इसीलिए शियो धीरे से कहता है क्योंकि मुझे यांग के सामने लड़ना पड़ेगा। यांग दुनिया के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से एक माना जाता है। तब फैंग एक पुरानी फोटो देखता है जिसमें शियो, यांग और सीमा साथ में होते हैं। वो थोड़ा चिढ़ाते हुए कहता है तुम लोग पहले क्लोज थे ना, क्या तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ। शियो चुप रहता, उसे कुछ बोलना नहीं था। पर फैंग बोलता है मुझे बताओ, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि तुम चीटिंग करते थे, पर मुझे लगता है कि असली कारण कुछ और है। क्या तुम मुझसे डर रहे हो या फिर तुम उसे हराना नहीं चाहते हैं। शिव परेशान होकर कहता है कि उसे इससे मतलब नहीं होना चाहिए। उसने फैसला कर लिया है कि वो उसके अगेंस्ट नहीं खेलेगा। लेकिन फैंग का इरादा बिल्कुल उल्टा होता है। वो कहता है कि वो खेलेगा क्योंकि उसके लिए उसका अपोनेंट राइवल है, दोस्त है, और वो कम्पीट करते हैं ताकि फैसला हो सके कौन किंग बनेगा। पर शिव अपनी बात पर टिका रहता है। आखिर में फैंग कहता है ठीक है, अगर उसे नहीं खेलना तो ऑर्गेनाइजर्स को कॉल करके बोल दे कि वो विड्रॉ कर रहा है। शिव आखिर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को कॉल करता है और कहता है कि वो जॉश शिव बोल रहा है और उसे अगले मैच से विड्रॉ करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी भी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब है आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस ला सकूं। तो अब हम एनीमे को कंटिन्यू करते हैं। दूसरी साइड से आवाज आती है तुम विड्रॉ करना चाहते हो, क्यों। हमें पता चलता है कि सामने वाला खुद यांग होता है। वो उसे पर्सनली कल मिलकर बात करने के लिए कहता है। फैंग ने उसे सच में यांग से ही बात करने पर मजबूर कर दिया होता है। समय बीतता है और अगला दिन आता है जहाँ एक मैच होता है उस बंदे के बीच जो सीमा के फादर से बात कर रहा था। उसका नेम लूचन होता है और वो किसी से फाइट कर रहा होता है। और उसी समय मिस्टर शी उससे बात करते हैं कि ठीक है तुम आगे बढ़ो। और उसी समय कुछ अजीब होता है। वो अपनी उंगली को कट करता है और उस खून को काट पे लगाता है, जिसके बाद वो एक वेपन समन करता है जिसपे ब्लू फ्लेम्स जल रहे होते हैं और अपने अपोनेंट पे उस खतरनाक पावर के साथ अटैक करता है, जिससे वो फ्लेम उसकी पूरी बॉडी पे फैल जाती है और वो तड़पते तड़पते सिर्फ सिंगल ब्लो में खत्म हो जाता है। पर सिर्फ यही अजीब चीज नहीं होती, उस पल जो प्लेयर होता है वो खुद भी बहुत ही दर्द में होता है और वो बेहोश हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है
और लूचन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सीमा भी ये सब देखती है और तुरंत चू से कहती है, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? ये वही ब्लू पावर थी जो हमने पहले देखी थी और कैसे वो प्लेयर बेहोश हो गया और उसे पेन हो रहा था जैसे असल जिंदगी में उस पर असर हुआ हो। उधर शियो और फैंग उस जगह जा रहे होते हैं जहाँ उनकी मुलाकात यांग से होने वाली है और रास्ते में शियो को याद आता है जब उसने यांग और सीमा ने मिलकर इस जगह को एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया था। जब वो लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जगह अब एक कम्प्लीट एडवांस ट्रेनिंग सेंटर बन चुकी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो कभी चाहते थे। यांग उनका स्वागत करता है लेकिन उसका एटीट्यूड पहले से काफी बदला हुआ लगता है। थोड़ी देर बाद यांग शियो को साइड में ले जाकर अकेले में बात करता है, जबकि फैंग वहाँ बैठे एक लड़के जियान को नोटिस करता है जो सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। फैंग उससे पूछता है कि शियो और यांग के बीच असल में क्या हुआ था। जियान बताता है कि 3 साल पहले तुम्हारे दोस्त शियो ने गेम में हैकिंग की थी और वो पकड़ा गया था। जिन प्लेयर्स को उसने हराया था वो सब उस पर टूट पड़े थे और उसे मारने लगे। तब यांग आया और उसने शियो को बचाया, उसकी जगह खुद मार खाई। लेकिन बाद में ये प्रूव हो गया कि शियो सच में चीटिंग कर रहा था। उस इंसिडेंट के बाद तीनों के बीच सब कुछ टूट गया और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। जियान गुस्से में कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे मास्टर शियो में इतनी हिम्मत कैसे है कि वो यांग की आंखों में आंखें डालकर बात करे। तब यांग सीधा शियो से कहता है, तुम मैच से विड्रॉ करने वाले थे लेकिन बेटर है कि तुम पूरे टूर्नामेंट से ही निकल जाओ। जब तक उस जैसे चीटर इस गेम में वो यहाँ नहीं रहेगा। शियो तुरंत जवाब देता है कि उसने उसे 1000 बार बोला है कि उसने चीटिंग नहीं की है, लेकिन फिर वो थोड़ा रुक कर कहता है वो बस इसलिए विड्रॉ होना चाहता था क्योंकि वो उसे हराना नहीं चाहता। उसने पास्ट में उसका साथ दिया है, लेकिन अब जो तुमने कहा उसके बाद कल के मैच के लिए तैयार रहना क्योंकि वही जीतेगा। शियो और फैंग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन यांग चुपके से पूरी बात रिकॉर्ड कर लेता है। बाद में वो उस क्लिप को एडिट करता है, खासकर वो पार्ट जहाँ शियो कहता है मैं जीतूंगा और जियान कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। यांग फिर एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो शियो को ओपनली चैलेंज करता है कि सुन लो जॉश शियो, अगर तुम कल मुझे हरा देते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने कभी चीटिंग नहीं की, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम टूर्नामेंट छोड़ दोगे। ये दोनों वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड होते ही वायरल हो जाते हैं और पूरी कम्युनिटी में हंगामा मच जाता है। जियान फिर भी कंफ्यूज रहता है, अगर वो जीत गया तो क्या तुम सच में मान जाओगे? यांग कहता है अगर वो जीत गया तो वो डिजर्व करता है और वो उसे मोटिवेट भी कर रहा है। दूसरी तरफ शियो भी ये चैलेंज देखकर और भी ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। अब उसके लिए ये सिर्फ मैच नहीं बल्कि अपनी सच्चाई साबित करने का सवाल है। अगले दिन मैच का दिन आ जाता है। शियो के साथ एक टीममेट समानता होती है जो वर्ल्ड के टॉप 16 प्लेयर्स में से एक है और यांग के साथ उसका क्लोज दोस्त जियान होता है। इसी वक्त सीमा कैमरा स्टाफ से पिछले दिन की मैच रिकॉर्डिंग मांगती है, लेकिन हैरानी से उसे बताया जाता है कि रिकॉर्डिंग मिसिंग है, जैसे किसी ने जानबूझकर डिलीट कर दी हो। सीमा तुरंत समझ जाती है कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। वो सोचती है क्या ये मुमकिन है कि गेम के कैरेक्टर्स रियल वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी उस इंजर्ड प्लेयर के केस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। थोड़ी देर बाद मीडिया सीमा के फादर का इंटरव्यू लेती है, जहां वो उस प्लेयर की अचानक हुई हालत पर दुख दिखाते हैं और कहते हैं कि वो फिर से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इधर ऑडियंस का एक्साइटमेंट पीक पर होता है। यांग लास्ट टाइम शियो से कहता है तो बताओ क्या वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है? अगर तुम जीत गया तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने चीट नहीं किया, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम टूर्नामेंट को छोड़ दोगे। अब सबकी नजरें सिर्फ शियो के जवाब पर टिकी होती हैं। मैच शुरू होते ही टेंशन साफ महसूस होती है। जो कभी करीबी दोस्त आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। समानता तुरंत शियो के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एग्रेसिव अटैक लॉन्च करती है और उससे 2 कार्ड्स चुरा लेती है। वो उसे डैमेज देती है, उसकी एबिलिटीज डिस्टर्ब करती है और फिर एक वाइड रेंज अटैक करती है जो सबको कवर करता है, यहाँ तक कि फैंग को भी। जियान जल्दी से काउंटर करता है और समानता के फाइटर को हिट करता है, जबकि फैंग उस अटैक को अब्सॉर्ब करके उस डैमेज को कार्ड्स और नए स्किल्स में कन्वर्ट कर लेता है। दूसरी तरफ यांग का फाइटर अटैक ब्लॉक करता है और इसी पर समानता वो कार्ड वापस देती है जो उसने शियो से लिया था। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या शियो ही इस पूरी बैटल को कंट्रोल कर रहा है? समानता थोड़ी हिचकिचाती है और कहती है कि अटैक रोक देते हैं, लेकिन शियो तुरंत मना करता है, नहीं कंटिन्यू करो। फैंग भी वार्न करता है कि उन्हें एनिमी की फुल एबिलिटीज का अंदाजा नहीं है, लेकिन शियो रिस्क लेने का फैसला करता है। समानता फिर अपना टारगेट शिफ्ट करती है और जियान के फाइटर को छोड़कर एक लिंक अटैक एक्टिवेट करती है, जिससे डैमेज डिवाइड हो जाता है उसके और यांग के फाइटर के बीच। लेकिन यांग फैसला लेता है अटैक कर समानता की शील्ड को तोड़ने का। हालांकि वो उस अटैक के लिए तैयार होती है और तुरंत जियान के फाइटर को खत्म कर देती है, साथ ही यांग के फाइटर को भी। इसलिए अब सिर्फ एक लाइफ बचती है टोटल लाइफ में से। शियो की टीम के पास कार्ड्स भी खत्म होने के करीब हैं। तभी शियो सबको सरप्राइज कर देता है। वो समानता को अटैक करने के लिए कहता है जो कुछ भी उसके पास है, फिर वो अपनी सबसे पावरफुल स्किल के साथ अटैक करती है। सभी शॉक थे कि वो इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं। उसने अपना विनिंग कार्ड अभी ही यूज कर दिया। असल में हर फाइटर को सिर्फ एक अटैक का चांस मिलता है और अगर वो मिस हो गया तो डायरेक्ट एलिमिनेशन। जियान रिएक्ट नहीं कर पाता और तुरंत समानता के फाइटर के द्वारा फिनिश हो जाता है। अब बारी आती है यांग के अटैक करने की। वो समानता के फाइटर पर एक जबरदस्त ब्लो मारता है, जिससे सिर्फ उसके पास एक लाइफ बची होती है। यांग का फाइटर फैंग पर अटैक करता है।
फैंग पीछे आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी एकदम से यांग का फाइटर गायब हो अपनी जगह पर वापस आ जाता है। अभी के समय यांग अकेला लड़ रहा है, जबकि शियो की टीम के पास कोई अटैक कार्ड्स नहीं बचे हैं और समानता भी लगभग हारने की कगार पर है। ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है, क्या शियो का ऑल आउट अटैक एक गैम्बल था, क्या उसके पास कोई बैकअप प्लान भी है। इसी समय पर यांग फुल फोर्स अटैक लॉन्च करता है और समानता के फाइटर को खतरनाक डैमेज देता है। अब वो अपनी आखिरी सांस पर होता है, पर तभी सामने आता है कि शियो के पास रिवाइवल कार्ड है जो कि समानता की फाइटर को बचा सकता है और अब उनके पास 2 वर्सेस 1 का एडवांटेज होता है। लेकिन हैरानियत से शियो ऐसा नहीं करता, वो समानता को हारने देता है। क्राउड, सीमा और यहाँ तक कि फैंग भी शॉक रह जाते हैं कि शियो आखिर क्या कर रहे हैं। अगला मोमेंट और भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। शियो रिवाइवल कार्ड फैंग पर यूज कर उसकी लाइफ एनर्जी बढ़ा देता है। सब पूरी तरह हैरान रह जाते हैं कि क्या ये पागल हो गया है, लेकिन शिव एक्सप्लेन करता है कि उसने समानता को जानबूझकर फुल पावर से अटैक करने दिया ताकि यांग की टीम बुरी तरह थक जाए। उन्होंने जियान को एलिमिनेट कर दिया। यांग की स्किल्स खत्म हो चुकी हैं और अब फैंग एक बूस्टेड स्टेट में है। उसने उसके लाइफ पॉइंट्स बढ़ा दिया और अभी उनके पास काफी सारी स्किल्स भी बची हैं, जो इस हालत में सबसे यूजफुल फाइटर है। यानी शियो ने पूरी बैटल को चेस की तरह कंट्रोल किया, समानता को टूल की तरह इस्तेमाल किया और आखिरी कदम फैंग के साथ प्लान किया। ऑडियंस को ये पसंद नहीं आता, उन्हें लगता है कि उसने अपनी टीममेट को सेक्रीफाइस कर दिया। फैंग भी कहता है प्लान तो सॉलिड है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। शियो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बस जीतना जरूरी है। यांग बोलता है तो तुम अपने ही टीममेट को सेक्रीफाइस कर दोगे सिर्फ उसे हराने के लिए। ये सुनकर शियो को गुस्सा आ जाता है और अपने पास्ट की याद आती है, इसीलिए वो कहता है हाँ यही उसका तरीका है। अब वो ज्यादा बोले ना, क्योंकि उसका वक्त खत्म हो चुका है और तुरंत एक पावरफुल हिट से यांग के फाइटर को स्ट्राइक करता है। बैटल अपने पीक पर पहुंच जाती है। सीमा पूरी फाइट एनालाइज कर रही होती है और सोचती है कि वो फैसला नहीं कर पा रही है कि शियो सही है या गलत, लेकिन एक बात साफ है, उसका स्टाइल ब्रूटल है। वो जीतना चाहता है पूरी तरह डोमिनेट करके, चाहे तरीका कुछ भी हो। फैंग और यांग दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन शियो कहता है बहुत खेल लिए, बैटल यहीं खत्म करो। फैंग फिनिशिंग ब्लो इस्तेमाल करता है और मैच खत्म। यांग हार जाता है। इस जीत के साथ शियो सबके सामने अपनी ताकत साबित कर देता है। थोड़ी देर बाद यांग अपना वादा निभाता है और शियो से कहता है अब मुझे यकीन है तुमने चीटिंग नहीं की थी, लेकिन वो याद रखे ये सिर्फ शुरुआत है। शियो और फैंग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन दूर से लूचन उन्हें देख रहा होता है। तभी मिस्टर शी उसे कॉल करते हैं और कहते हैं जो शियो उन प्लेयर्स में से एक है जो हम ढूंढ रहे हैं। लूचन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है ठीक है, फिर वो लकी है अब उसके हाथों से ना बचने के लिए। ये बात सीमा सुन लेती है और हैरान हो जाती है। जब बोलता है मिस्टर शी अगर आप नहीं बताते तो वो जॉश शियो को खत्म कर देता। अगले दिन सीमा का एक मैच होता है और वो उसे बहुत ही जल्दी फिनिश कर देती है। मैच खत्म होते ही वो अरेना से बाहर आती है और चू से पूछती है कि क्या कोई नई मेमोरीज फील हुई। इस पर चू उसके सर से अपना सर टच करता है ताकि वो उसे सारी मेमोरीज दिखा सके। उसके बाद सीमा फिर से उन रूलर्स की बैटल देखती है, लेकिन इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा साफ होता है। उसे एक रूलर की असली पहचान दिखाई देती है, जिसका चेहरा किंगडम्स के उस फाइटर से मिलता है जो सीमा के फादर के साथ था। उसके साथ एक और अजीब वॉरियर होता है जिसके शरीर से ब्लू फ्लेम्स निकल रही होती हैं। फिर वो रूलर किंग मिंग पर अटैक करता है, जो उस वक्त फैंग के साथ मिलकर लड़ रहा होता है। रूलर अपनी ब्लू फ्लेम से किंग मिंग को बुरी तरह से घायल कर देता है और लग रहा होता है कि उसने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया हो। वहीं चू असल में किंग मिंग का मिनिस्टर होता है। मरते वक्त किंग मिंग चू से कहते हैं कि शायद उनका वक्त खत्म हो गया है, लेकिन जब उनका दोबारा अवेकनिंग होगा तब वो फिर मिलेंगे। और इतना कहने के बाद वो मेमोरीज वहीं खत्म हो जाती हैं। ये सब देखकर सीमा समझ जाती है कि पूरा मैटर उनकी सोच से कई ज्यादा बड़ा और मुश्किल है। दूसरी तरफ फैंग को भी कुछ नई मेमोरीज मिलती हैं और वो शियो को सब दिखाना चाहता था। हालांकि उसी वक्त विंटर की मैच स्टार्ट होने वाली होती है, इसीलिए दोनों पहले उस मैच को देखने चले जाते हैं। शियो का रिएक्शन देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो विंटर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैच शुरू होते ही विंटर अपनी चैन स्किल का इस्तेमाल करके एनिमी टीम को बांध देता है, लेकिन सामने वाला फाइटर उसे चैलेंज करते हुए कहता है कि क्या बस इतना ही है। अगले ही पल वो लोग विंटर पर जबरदस्त अटैक शुरू कर देते हैं। विंटर का टीममेट भी कुछ खास नहीं कर पा रहा होता और धीरे धीरे दोनों बहुत बुरी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। विंटर लगातार फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एनिमी टीम उन पर एरोस की बारिश कर देती है और विंटर का फाइटर बुरी तरह घायल हो जाता है, जिससे उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ पॉइंट बचता है। कमेंटेटर भी हैरान होकर कहता है कि विंटर, जो यांग और सीमा के साथ दुनिया के टॉप 3 प्लेयर्स में माना जाता है, वो इस वक्त बैटल फील्ड पर बिल्कुल हेल्पलेस खड़ा है। लेकिन शियो पूरा फोकस करके मैच देख रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि उसे यकीन है कि विंटर जैसा चालाक इंसान ने जरूर कोई प्लान तैयार किया होगा। फैंग उससे पूछता भी है कि क्या विंटर अभी भी वापसी कर सकता है, लेकिन शियो इतना खोया हुआ होता है कि उसे आसपास की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी विंटर अपने टीममेट को कमांड देता है कि वो बैम्बू आर्मर पहन ले। उसका टीममेट तुरंत वैसा ही करता है। वो आर्मर ऑलमोस्ट हर एक अटैक को रेसिस्ट कर सकता था, सिर्फ फायर अटैक्स को छोड़कर। फायर डैमेज उस आर्मर पर कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता था। मतलब उस वक्त वो आर्मर प्रोटेक्शन कम और एक टाइम बम ज्यादा लग रहा होता है। उसके तुरंत बाद विंटर एक और अजीब मूव करता है। वो अपनी चैंस का इस्तेमाल करके अपने ही टीममेट को एनिमी टीम के साथ
बांध देता है। अरेना में मौजूद कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो क्या करने वाला है, लेकिन तभी शियो कहता है कि खेल खत्म होने वाला है। बैटलफील्ड में उस वक्त अचानक विंटर एक बहुत पावरफुल फायर अटैक लॉन्च करता है। वो अटैक सीधा उसके टीममेट को लगता है और उसकी 3 लाइफ्स तुरंत खत्म हो जाती हैं। लेकिन असली प्लान कुछ और ही होता है। आग उन चैंस के थ्रू बहुत ही तेजी से ट्रैवल करती है जो विंटर ने पहले ही एनिमी टीम से कनेक्ट कर रखी होती है। अगले ही पल वो सभी उन फ्लेम्स में फंस जाते हैं और जलकर खत्म हो जाते हैं। विंटर की स्ट्रेटजी देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसने अपनी टीममेट का इस्तेमाल करके एनिमी की कमजोरी का फायदा उठाया और एक ही मूव में 2 काम कर दिया। कमेंटेटर भी एक्साइटेड होकर कहने लगता है कि विंटर को दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर क्यों कहा जाता है। अब वो बात पूरी तरह से समझ आ रही है। उसके हिसाब से विंटर सच में बहुत डेंजरस और जीनियस प्लेयर है। सीन फिर सीमा की तरफ शिफ्ट होता है। वो जैंग को कॉल करती है और बताती है कि उसने कैमरा रिकॉर्डिंग्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा है, लेकिन वो वीडियो अचानक डिलीट हो गया। इस पर जैंग उससे कहती है कि वो कुछ देर में उससे बैक गेट पर मिलेगी। दूसरी तरफ शियो विंटर का प्रेस इंटरव्यू देख रहा होता है। इंटरव्यू में विंटर कहता है कि उनकी जीत का असली रीजन टीम वर्क था, ना कि किसी का अपने टीममेट का इस्तेमाल करके विक्ट्री लेना। फैंग तुरंत मजाक में शियो से कहता है कि विंटर घुमा फिरा कर उसी पर टॉन्ट मार रहा है, लेकिन इस वक्त शियो का बर्ताव काफी अजीब होता है। जहाँ वो गुस्से में भी लग रहा होता है, परेशान भी और साथ ही साथ कहीं खोया हुआ भी। वो फैंग की बात का कोई जवाब नहीं देता और पुरानी यादों में चला जाता है। उसे याद आता है जब उसने पहली बार किंगडम्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, लेकिन उस विक्ट्री के तुरंत बाद उसे पता चला था कि उसके फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और उन पर बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया है। ये सब सुनकर शियो की दिमागी हालत बहुत बुरी हो गई थी। उस मुश्किल वक्त में विंटर उसके पास आया था कि उसका खुद का डिवाइस खराब हो गया है और अपकमिंग मैचेस के लिए क्या वो शियो का डिवाइस इस्तेमाल कर सकता है। शियो ने बिना कुछ सोचे समझे अपना डिवाइस उसे दे दिया था, लेकिन जब वो अपने मैच के बाद डिवाइस वापस लौट आता है, शियो एक नॉर्मल गेम खेल रहा होता है। तब ऑफिशियल्स को उसके डिवाइस में हैक्ड रूलर का डाटा मिलता है। ये देखते उसे टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उस वक्त शियो ने विंटर को बार बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन विंटर ने उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं की, इसीलिए वो इंतजार करता उनके मिलने का। शियो विंटर से पूछता है कि क्या वो उसे फंसाना चाहता था और आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। उस वक्त शियो को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि विंटर ने उसको इतना गंदा धोखा दिया है। उस हादसे के बाद शियो की पूरी दुनिया ही बदल गई थी। पब्लिक के सामने उसकी बहुत बुरी बेइज्जती हुई और फिर वो अचानक सबकी नजरों से गायब हो गया। दूसरी तरफ विंटर धीरे धीरे किंगडम्स का सबसे पावरफुल और फेमस प्लेयर बन गया। शियो को लग रहा था जैसे विंटर ने पूरी तरह से उसे बर्बाद करके अपना रास्ता साफ कर लिया। प्रेजेंट में फैंग उसे देखकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। शियो बस इतना कहता है कि वो ठीक है और ज्यादा बात ना करें। फैंग फिर से पूछता है कि क्या विंटर ने उसके साथ सच में कुछ गलत किया था। इस पर शियो कहता है कि विंटर हमेशा से उसे हराना चाहता था। विंटर का सबसे बड़ा ऑब्सेशन और सपना था उसे हराना, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट। फैंग एक्साइटमेंट में कहने लगता है कि लग रहा है असली शियो फाइनली वापस आ गया है और अब वो पूरा किंगडम्स हिला देगा। फिर वो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि उन्हें दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी और विंटर को प्रूव करना होगा कि असली लेजेंड्स अभी भी वही हैं। सीन फिर दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ सीमा और जैंग मॉनिटरिंग रूम में पहुंचते हैं। जैंग सीमा को वही डिलीटेड फुटेज वापस दिखाती है जो वो देखना चाहती थी। वीडियो में लूचन की मैच रिकॉर्डिंग चल रही होती है। जैसे ही उसका फाइटर ब्लू फ्लेम्स रिलीज करता है और एनिमी को फिनिश करता है, उसी समय प्लेयर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर सीमा हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि गेम के अंदर की फ्लेम्स असलियत में प्लेयर को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। तभी एक आवाज आती है जो कहती है कि वो नॉर्मल ब्लू फ्लेम्स नहीं है। वो आवाज शियो की होती है जो वहाँ से गुजर रहा होता है और उनकी बातें सुन लेता है। सीमा हैरान होकर उससे पूछती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता है। तब शियो बताता है कि उसने ये फ्लेम्स पहले भी देखी है। इसके बाद सीमा उसे उन सारी मेमोरीज के बारे में बताती है जो उसने देखी थी। फिर शियो भी उन्हें फैंग की लेटेस्ट मेमोरीज के बारे में बताता है जो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड थी। उन मेमोरीज में एक टेरिफाइंग वॉरियर था जो ब्लू फ्लेम्स का असली सोर्स लग रहा था और वो उस अजीब किंग के साथ खड़ा था जो किंग मिंग और फैंग के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। दूसरी तरफ सीमा की मेमोरीज में एक और सीन था जहाँ चू सिविलियंस को प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा था और वहीं वो टेरिफाइंग फाइटर अपनी फ्लेम्स को हर जगह फैला रहा था। उसी वक्त फैंग, किंग मिंग और बाकी लोग किसी और सिचुएशन में दिख रहे थे। सीमा ये सारी डिटेल्स अपने नोट्स में लिख रही होती है, लेकिन तब उसे एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस होती है। फैंग और शियो की मेमोरीज में कई डिटेल्स और कैरेक्टर्स अलग थे, लेकिन फिर भी दोनों मेमोरीज के बीच बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उन मेमोरीज को मैनिपुलेट कर रहा हो। फिर भी एक बात लगभग साफ थी कि ये सब फेक नहीं था, ये मेमोरीज सच थी और मुमकिन था कि दोनों ने एक ही हादसा देखा हो, बस किसी ने उसके कुछ पार्ट्स बदल दिए हों। ये सब सुनने के बाद सीमा शियो को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उन्हें इतनी जरूरी जानकारी दी थी। शियो फिर सीमा से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि ये सब बस एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग एरर है। ये सुनकर सीमा थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और बात को घुमाने लगती है। वो चलने लगती है जैसे टॉपिक बदलना चाहती हो, लेकिन तभी शियो उसे रोक देता है। हालांकि फैंग और शियो दोनों समझ जाते हैं कि सीमा जानबूझकर कुछ छुपा रही है और टॉपिक को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद सीमा उन दोनों से गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नदी के पास खड़ी होती है जब चू उसके पास आता है और पूछता है कि उसने शियो को पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई।
इस पर सीमा कहती है कि वो उसे ऐसी परेशानी में नहीं डालना चाहती थी जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। साथ ही उसे लग रहा था कि ये मैटर बहुत बड़ा है और शायद उसके फादर से भी जुड़ा हो सकता है। शियो खड़ा होता है और फैंग से बात कर रहा होता है। उसे बताता है कि उसने भी वीडियो में एक खास चीज नोटिस की थी। उसके हिसाब से जब ब्लू फ्लेम्स ने फाइटर को हिट किया था तब सिर्फ गेम कैरेक्टर नहीं बल्कि रियल प्लेयर का बॉडी भी रिएक्ट कर रहा था। फाइटर का अवतार पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था और उसी वक्त असली प्लेयर भी जमीन पर गिर पड़ा था। शियो और सीमा दोनों एक साथ कहते हैं कि चाहे किंगडम्स की दुनिया में जो भी सच छुपा हो वो उसे अपने दम पर ढूंढ कर रहेंगे। उसके बाद शियो हॉस्पिटल जाता है उस प्लेयर से मिलने जो लूचन की बैटल के बाद घायल हो गया था, लेकिन उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि उसे आईसीयू में रखा गया होता है और किसी को भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था। इसी बीच शियो वीडियो कॉल पर फैंग से पूछता है कि जब उसका जनरल ब्लू फ्लेम से हिट हुआ था क्या उसने भी ब्लू फ्लेम्स का इफेक्ट महसूस किया था। इस पर वो बताता है कि उस वक्त उसे ऐसा दर्द हुआ था जैसे किसी ने सीधा उसके दिल को पकड़कर दबा दिया हो। दूसरी तरफ सीमा अपने फादर के साथ डिनर करने रेस्टोरेंट जाती है। दोनों काफी समय बाद शांति से बैठकर बात कर रहे होते हैं और धीरे धीरे बात उसके बचपन तक पहुंच जाती है। सीमा हल्का सा हंसते हुए कहती है कि जब से वो किंगडम्स में प्रो बनी है तब से लोग हमेशा बोलते थे कि उसके फादर चुपके से गेम में बदलाव करते हैं ताकि वो हमेशा जीत सके और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बनी रहे। फिर वो मजाक में पूछती है कि क्या सच में ऐसा कुछ मुमकिन है। ये सुनकर उसके फादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी प्यारी बेटे के लिए वैसे भी बहुत कुछ किया है, लेकिन उनका ये जवाब सुनकर सीमा हैरान हो जाती है। सीमा के फादर उसका शॉक्ड रिएक्शन देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो बस मजाक कर रहे थे और उसे समझाते हैं कि असली जीत वही होती है जो इंसान अपनी मेहनत और टैलेंट से हासिल करे। लेकिन उसी वक्त उनके फोन पर एक कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल उठाते हैं सामने वाला कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर उनका बर्ताव तुरंत सीरियस हो जाता है। फिर वो बस इतना कहते हैं कि जो भी करना है जल्दी खत्म करो और कॉल कट कर देते हैं। ये सब देखकर सीमा को थोड़ा अजीब लगता है। वो बहाना बनाती कि वो वॉशरूम जा रही है और वहाँ से निकल जाती है। बाहर आते ही वो चू को बुलाती है। तब चू उसे बताता है कि उसने पूरी बात चुपके से रिकॉर्ड कर ली थी और उसने कॉल की हर एक बात साफ सुन ली है। चू फिर बताता है कि फोन पर लूचन था। उसने कहा था कि किसी ने उसकी मैच की डिलीटेड कैमरा फुटेज रिकवर कर लिया। हालांकि उसे अभी तक नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो उसको ढूंढ लेगा। फिर उसने पूछा था कि अब उसे क्या करना चाहिए और जवाब में सीमा के फादर ने सीधा कहा था कि मैटर को जल्दी से खत्म कर दो। ये सुनकर सीमा पूरी तरह हैरान हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जैंग अब खतरे में है और कोई उसके पीछे पड़ चुका है। वो अपने फादर को मैसेज करके उनसे माफी मांगती है और कहती है कि उसे जल्दी कहीं जाना पड़ेगा। फिर वो जल्दी से जैंग को कॉल करने लगती है, लेकिन जैंग उसकी एक भी कॉल नहीं उठाती। सीमा तुरंत बिल्डिंग से नीचे उतरती है। एलिवेटर के बाहर उसकी मुलाकात उसके फादर के असिस्टेंट लाउ से होती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे सीधा बाहर निकल जाती है और एक टैक्सी लेकर जैंग के घर की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जैंग अपने रूम में बैठी होती है और किंगडम्स के हिडन सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रही होती है। काफी कोशिश के बाद वो फाइनली लॉग इन कर लेती है। एक्साइटेड होकर वो कहती है कि अब उसे पता चलेगा कि आखिर इतने समय से क्या राज छुपाए जा रहे थे। जैसे ही वो अंदर एंटर करती है उसके सामने एक मिस्टीरियस फाइल खुलती है जिसका नाम बुक ऑफ पीस होता है। लेकिन उसी वक्त अचानक एक आवाज गूंजती है जो उसकी तारीफ करते हुए कहती कि वो सच में यहाँ तक पहुँच गई। जैंग घबरा कर पूछती कि कौन बोल रहा है। तब सामने से आवाज आती कि उसे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अकेली नहीं है। और तब स्क्रीन पर लूचन का नाम सामने आ जाता है। लूचन उससे कहता है कि अब सीक्रेट्स को छोड़कर थोड़ा एंजॉय करते हैं। फिर वो अपनी उंगली काट कर वही स्ट्रेंज रिचुअल करता है जो पहले भी देखा गया था। अगले ही पल जैंग का फाइटर अचानक एक स्पेशल बैटलफील्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। जैंग तुरंत लॉग आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने उसके डिवाइस का पूरा कंट्रोल ही ले लिया हो। फिर लूचन की हंसी सुनाई देती है और उसका फाइटर बैटलफील्ड में एंटर करता है। उसके कैरेक्टर के आसपास वही टेरिफाइंग ब्लू फ्लेम्स जल रही होती हैं। ये देखते ही जैंग बुरी तरह डर जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि लूचन उसके साथ वही करना चाहता जो पहले वीडियो में हो चुका है। उधर सीमा रास्ते में ट्रैफिक में बुरी तरह फंस जाती है। पूरा रोड जाम होता है और वो समझ नहीं पा रही होती कि अब क्या करें। लेकिन तभी अचानक शियो से आवाज देता है और कहता है कि वो उसे वहां तक छोड़ देगा। उसके बाद शियो तुरंत अपनी बाइक लेकर सीमा को वहां से ले जाता है। रास्ते में वो नोटिस करता है कि सीमा बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो जैंग को लेकर इतनी जल्दी में। लेकिन सीमा फिर से बात छुपाने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर शियो अचानक बाइक धीरे करके रोक देता है। सीमा हैरान होकर उससे पूछती है कि वो रुक क्यों गया और जल्दी चलने को कहती है। तब शियो बोलता है कि अगर वो इतनी अर्जेंट सिचुएशन में नहीं है तो फिर जल्दी किस बात की। असल में शियो साफ समझ चुका होता है कि सीमा उससे कुछ छुपा रही है और वो चाहता था कि वो खुद सब सच बता दे। सीमा आखिर मान जाती है और कहती कि अभी उसके पास सब कुछ बताने का समय नहीं है। तभी अचानक फैंग भी वहाँ आ जाता है और सीधा कह देता कि उन दोनों को पहले ही सब पता चल चुका है। फिर वो पूछता है कि क्या सच में ये गेम रियल प्लेयर्स को अफेक्ट कर रही है। साथ ही वो ये भी पूछता है कि क्या किंगडम्स के फाइटर सिर्फ एआई हैं या फिर उनका कनेक्शन किसी और ही चीज से है। सीमा कुछ बोल ही नहीं पाती। फैंग फिर कहता है कि उसे क्या लगता है वो लोग उसके पास सिर्फ इत्तेफाक से आए, लेकिन असल में वो दोनों उसके अजीब बर्ताव को काफी समय से नोटिस कर रहे थे और शियो तो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो उसकी टेंशन को साफ महसूस कर रहा था। ये सुनकर शियो
थोड़ा शर्मा जाता है और बिना कुछ बोले फिर से बाइक स्टार्ट कर देता है। रास्ते में वो सीमा को बताता है कि वो हॉस्पिटल गया था और उस प्लेयर को देखा था जो लूचन की फाइट के बाद घायल हुआ था। फिर वो कहता है कि अगर सीमा अभी भी सच नहीं बताना चाहती तो वो उसे फोर्स नहीं करेगा। ये सब सुनकर सीमा को फाइनली समझ आ जाता है कि शियो सच में उसकी कितनी चिंता करता है, इसीलिए वो उसे हक कर लेती है। कुछ देर बाद वो जैंग के पते पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अपने घर पर नहीं होती। वो लोग पास के एक शॉप में उसके बारे में जाकर पूछते हैं। शॉप ओनर बताता है कि जैंग थोड़ी देर पहले वहाँ थी, लेकिन इंटरनेट खराब चलने की वजह से वो बिल्डिंग के टेरेस पर चली गई। ये सुनते ही तीनों तुरंत ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन टेरेस पर पहुंचकर जो सीन वो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। जैंग जमीन पर पड़ी होती है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। असल में लूचन उसके फाइटर को लगातार ब्रूटल अटैक से टॉर्चर कर रहा होता है और हर अटैक का दर्द जैंग असलियत में महसूस कर रही होती है। जितनी बार उसके फाइटर को हिट लगता उतनी ही बुरी तरह जैंग भी दर्द से तड़प रही थी। लूचन हंसकर कहता है कि वो सिर्फ रियल प्लेयर्स को ही नहीं बल्कि उनके फाइटर्स को भी टॉर्चर कर सकता है। तब तक जैंग इतनी बुरी हालत में पहुंच चुकी होती कि वो ढंग से रिएक्ट भी नहीं कर पा रही होती। दर्द की वजह से उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था और बिना कमांड्स के उसका फाइटर भी मूव नहीं कर पा रहा था। लूचन उसके फाइटर पर लगातार अटैक करता रहता है और उसकी बेइज्जती करता हुआ कहता है कि अपनी मास्टर के बिना उसकी कोई औकात नहीं है। शियो सीमा से कहता है कि वो तुरंत जैंग का वीआर हेडसेट हटा दे, लेकिन हेडसेट हटाने के बाद भी जैंग का दर्द बंद नहीं होता। फैंग शॉक्ड होकर कहता है कि गेम बंद होने के बाद भी उसे डैमेज हो रहा है। तब शियो समझ जाता है कि अब बस एक ही रास्ता बचा है और वो है इस बैटल को खत्म करना। सीमा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो अपनी जान खतरे में ना डाले, लेकिन शियो उसकी एक नहीं सुनता। वो तुरंत हेडसेट पहन लेता और खुद बैटल में एंटर कर जाता है। उधर बैटल फील्ड में लूचन जैंग के फाइटर को बांध कर टॉर्चर कर रहा होता है और उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वो कहता है कि बिना अपने मास्टर के वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी वक्त अचानक शियो एंट्री लेता है और एक ही अटैक में लूचन के फाइटर की चेन्स तोड़ देता है। ये देखकर लूचन पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जैंग का फाइटर इतना ताकतवर कैसे हो गया। जैंग का फाइटर उसे कहता है कि वो अच्छी फाइट कर रहा है, लेकिन शियो की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। लूचन फिर उकसाते हुए पूछता है कि क्या वो आखिर हार मान चुकी है। दूसरी तरफ सीमा टेंशन में सोच रही होती है कि शियो की असली आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। साथ ही उसके दिमाग में अपने फादर को लेकर भी हजार सवाल चल रहे होते हैं। फैंग उसे समझाता है कि जब तक शियो फाइट कर रहा है तब तक जैंग के बचने के चांस हैं। उसी वक्त शियो पूरा फोकस करता है और अपनी एनर्जी रिलीज करता है। उसका फाइटर हवा में उछलता है और पूरी पावर के साथ लूचन के फाइटर पर अटैक कर देता है। अटैक बहुत ही पावरफुल होता है और लूचन भी असली दुनिया में दर्द की वजह से जोर से चिल्लाने लगता है। ये पहली बार होता है जब लूचन खुद असली दर्द महसूस करता है। हैरान होकर वो कहता है कि उसे इतना दर्द पहले कभी महसूस नहीं हुआ। फिर वो समझ जाता है कि उसके सामने जैंग नहीं है और पूछता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन शियो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और बिना रुके अपने अटैक जारी रखता है। तब जैंग का फाइटर शियो से कहता है कि उसे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतना पावरफुल प्लेयर उसके साथ मिलकर फाइट कर रहा है। इतना कहने के बाद वो फिर से लूचन के फाइटर पर अटैक करता है और एक जबरदस्त हिट मारता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों मिलकर उसके फाइटर को बुरी तरह जमीन पर घसीट देते हैं। अब लूचन की हालत खराब होने लगती है। वो असली दुनिया में दर्द महसूस कर रहा होता है और लगभग टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी वो हंसता हुआ कहता है कि शियो के पावरफुल अटैक्स अब लगभग खत्म होने वाले हैं और अब वो देखना चाहता है कि उसके पास आगे क्या बचा है। सच में हालात शियो के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा होता कि कौन सा कार्ड यूज करें। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बैम्बू आर्मर चुनता है और रिस्क लेता है कि शायद लूचन के पास फायर अटैक कार्ड ना हो। ये देखकर लूचन इम्प्रेस होकर कहता है कि मूव काफी स्मार्ट है, लेकिन अगले ही पल वो हंसता हुआ वही आर्मर समन कर देता है। अब हालात ऐसे हो जाते कि दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल अटैक्स ही कर सकते थे जब तक किसी एक को फायर अटैक कार्ड ना मिल जाए, और जिस पल किसी को वो कार्ड मिलता दूसरे का गेम ऑलमोस्ट खत्म था। उसके बाद दोनों लगातार कार्ड्स ड्रॉ करते रहते हैं और एक दूसरे पर डेंजरस अटैक करते रहते हैं। बैटलफील्ड पूरी तरह तबाही में बदल चुकी होती है, लेकिन धीरे धीरे लूचन दबाव में आने लगता है। शियो की अग्रेसिव फाइटिंग स्टाइल उसे घबराहट में डाल देती है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि इसे कैसे काबू करें। फिर अचानक लक लूचन का साथ दे देता है। उसे आखिर फायर अटैक कार्ड मिल जाता है। ये देखते ही वो जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब उसका समय खत्म हो चुका है। अगले ही पल वो अपना टेरिफाइंग फायर अटैक लॉन्च करता है। उसका स्पीयर सीधा जैंग के फाइटर के शरीर को चीर देता है। मरते वक्त जैंग का फाइटर कहता है कि वो चाहे कोई भी हो, उसके लिए उसके साथ फाइट करना एक गर्व की बात थी। साथ ही वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस गेम की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने जरूर लाए। इतना कहने के बाद उसका बॉडी धीरे धीरे हवा में बिखर जाता है, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसी पल शियो को असली दुनिया में अपने दिल के अंदर दर्द महसूस होता है। उसकी हालत देखकर फैंग घबरा जाता है। वो बार बार पूछता है कि क्या शियो ठीक है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद शियो होश खो देता है। दूसरी तरफ लूचन भी बुरी हालत में होता है। वो गुस्से में पागल जैसा हो चुका होता है। तब वो तुरंत किसी मिस्टीरियस पर्सन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मिशन वैसे तो पूरा हो गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आ गई है जिसके बारे में उन्हें तुरंत जानना होगा। कुछ समय बाद शियो की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। फैंग उसे देखकर शांति महसूस करता है और कहता है कि अच्छा हुआ वो फाइनली होश में आ गया। फिर वो बताता है कि सीमा, शियो और जैंग दोनों को हॉस्पिटल लेकर आई थी, लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद वो वहाँ से चली गई। होश में आते ही शियो सबसे पहले जैंग के बारे में पूछता है। तब फैंग सीरियस हो जाता है। वो बताता है कि डॉक्टर्स को जैंग के शरीर में कोई नुकसान नहीं दिखा, लेकिन उसके ब्रेन सेल्स को बहुत बुरा नुकसान हुआ है। फैंग फिर कहता है कि शियो पर सिर्फ एक डायरेक्ट हिट आया था, इसीलिए वो रिकवर कर पाया।
लेकिन जैंग की हालत उससे कई ज्यादा गंभीर है और डॉक्टर्स भी उसके फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है। उसके बाद शियो और फैंग वीआर ग्लासेस के जरिए फिर से बात करते हैं। फैंग उससे ब्लू फ्लेम्स के बारे में पूछता है। तब शियो बताता है कि वो फ्लेम्स बिल्कुल उन्हीं मेमोरीज जैसी थी जो फैंग ने देखी थी और उनका दर्द ऐसा था जैसे कोई इंसान के बॉडी को अंदर से चीर रहा हो। फिर शियो सीमा को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि वहाँ सब कैसा चल रहा है। दूसरी तरफ सीमा बहुत ज्यादा चिंता में होती है। वो अकेली बैठी लगातार सोच रही होती है कि आखिर वो लोग किस हालत में फंस चुके हैं। फिर वो जैंग के डिवाइस की लास्ट रिकॉर्डिंग देखती है और उसी के सबूत फॉलो करते हुए बुक ऑफ पीस के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देती है। सीमा लगातार बुक ऑफ पीस के बारे में सर्च कर रही होती है, लेकिन उसे कोई भी पक्की जानकारी नहीं मिल पा रही होती। इसी बीच उसके पास शियो का मैसेज आता है जिसमें वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। सीमा रिप्लाई करती है कि वो ठीक है और पूछती है कि क्या उसे कोई नई जानकारी मिली, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत टेंशन में होती है। वो चाहती थी कि शियो अब इस चीज से दूर रहे, क्योंकि जितना वो इस सच के करीब जा रहा था उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। चू उससे पूछता है कि उसने शियो को सब कुछ साफ क्यों नहीं बताया। इस पर सीमा कहती है कि शियो पहले ही बहुत कुछ सहन कर चुका है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से वो और भी बड़े खतरे में फंस जाए। तब चू कहता है कि हो सकता है कि सीमा खुद भी खतरे में हो, लेकिन सीमा तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसके फादर कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। दूसरी तरफ लूचन सीधा सीमा के फादर से बात कर रहा होता है। वो कंफर्म करता है कि जैंग के साथ फाइट करने वाला दूसरा प्लेयर अभी भी जिंदा है और हॉस्पिटल में मौजूद है। ये सुनकर सीमा के फादर का बर्ताव सीरियस हो जाता है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट लाओ को ऑर्डर देते हैं कि वो हॉस्पिटल जाकर मैटर को जल्दी से खत्म करें। उधर हॉस्पिटल में शियो शांति से खड़ा होता है जब फैंग उसे वार्न करता है कि अब लोग उसके पीछे जरूर पड़ेंगे, लेकिन फैंग अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले ही दोनों को कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई देती है। शियो तुरंत छुप जाता है। कुछ ही देर बाद लाओ और मिस्टर शी के कई गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। वो लोग सीधा जैंग के रूम की तरफ बढ़ते हैं। लाओ मिस्टर शी को कॉल करके बताता है कि जैंग मिल गई है। इस पर मिस्टर शी कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट काम अब उस दूसरे प्लेयर को पकड़ना है और अगर वो नहीं पकड़ा गया तो कम से कम उन्हें उसकी असली आइडेंटिटी जरूर पता चलनी चाहिए। उसके बाद गार्ड्स पूरे हॉस्पिटल में शियो को ढूंढना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो उसके बहुत करीब पहुँच जाते हैं और शियो का भागने का रास्ता लगभग ब्लॉक हो जाता है। सिचुएशन बदलते देख शियो तुरंत अपने वीआर ग्लासेस निकालता है। फैंग शॉक होकर पूछता है कि वो क्या करने वाला है। तब शियो बिना कुछ कहे एक डॉक्टर के पीछे अपना हुडी ऊपर कर लेता है ताकि वो चुपके से गार्ड्स के बीच से निकल सके। फिर वो बिल्कुल नॉर्मल स्टाफ की तरह गार्ड्स के सामने से चलकर निकलने लगता है। लाओ उसे एक पल के लिए नोटिस करता है और थोड़ा शक भी करता है, लेकिन शियो का डिस्गाइज इतना नेचुरल होता है कि वो उसे हॉस्पिटल का नॉर्मल डॉक्टर समझकर टाल देता है। लेकिन उसी वक्त अचानक लाओ को कुछ याद आता है। वो तुरंत शॉप के सीसीटीवी इमेजेस ओपन करता है जहाँ शियो पहले गया था। फेस क्लियर नहीं होता, लेकिन उसके कपड़े साफ दिख रहे होते हैं। ये देखते ही लाओ समझ जाता है कि डॉक्टर के बेस में वही इंसान हो सकता है। वो तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक शियो वहाँ से गायब हो चुका होता है। लाओ तुरंत गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि ऊपर के फ्लोर्स पर सर्च करें। उसी वक्त शियो डॉक्टर का डिस्गाइज पहनकर एलिवेटर के अंदर एंटर कर चुका होता है, लेकिन बैड लक से लाओ भी उसी एलिवेटर में आ जाता है। हालात और खराब हो जाता है जब एलिवेटर से बाहर निकलते ही शॉप ओनर शियो को पहचान जाता है और एक्साइटमेंट में उसे आवाज देता है। शियो अंदर ही अंदर घबराने लगता है और तुरंत उस आदमी को साइड में खींच लेता है ताकि कोई और मुसीबत खड़ी न हो जाए। उसी वक्त गार्ड्स लाओ को रिपोर्ट करते हैं कि ऊपर के फ्लोर्स पर कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। ये सुनकर लाओ को तुरंत समझ आ जाता है कि डिस्गाइज वाला डॉक्टर ही असली टारगेट था। वो तुरंत उस तरफ भागता है, लेकिन तब तक शियो फिर से गायब हो चुका होता है। असल में शियो पहले ही अपना डॉक्टर कोट उतार कर निकल चुका होता है। फिर वो एक मेट्रो लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसकी नजर हॉस्पिटल की न्यूज पर पड़ती है जो टीवी पर चल रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि जैंग की हालत सिर्फ मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से खराब हुई है। ये देखकर शियो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि असली सच पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। फैंग कहता है कि लग रहा है आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। फिर फैंग को याद आता है कि सीमा का गेम अकाउंट काफी देर से ऑनलाइन दिख रहा है। ये सुनकर शियो तुरंत यांग के होटल की तरफ चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात जियान से होती है, जो अभी भी होटल में काम कर रहा होता है। शियो उसे एक रूम रेंट पर लेता है और जियान की बात करा उसका वीआर हेडसेट और गेम एक्सेस यूज करता है ताकि वो बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए सीमा पर नजर रख सके। वो बस इतना इंश्योर करना चाहता था कि सीमा सेफ हो। शियो जियान की आइडेंटिटी से कुछ समय के लिए सीमा के साथ मैच खेलता है और चैट के जरिए उससे कुछ बातें भी करता है। लेकिन उसी वक्त सीमा के रूम का डोर अचानक नॉक होता है। वो दरवाजा खोलती है और सामने मिस्टर शी को देखकर हैरान हो जाती है। मिस्टर शी उससे पूछते हैं कि क्या वो कल वेस्टर्न साइड वाले शॉप पर गई थी। सीमा हैरान हो जाती है और पूछती है कि उन्हें कैसे पता चला। तब वो उसे सीसीटीवी इमेज दिखाते हैं जो उन्होंने कैमरा से निकाली होती है। सीमा फिर पूछती है कि उनके पास ये इमेज आई कहाँ से। इस पर मिस्टर शी बताते हैं कि कल कुछ हैकर्स ने किंगडम्स के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की थी, इसीलिए उन्हें सिक्योरिटी के लिए जांच पड़ताल करनी पड़ी और इसी प्रोसेस में उन्हें सीमा भी उस लोकेशन पर दिख गई। फिर वो पूछते हैं कि क्या उसने वहाँ कोई अजीब बंदे को देखा था, लेकिन सीमा उनकी बात काट कर सीधा पूछती है कि अगर सिस्टम हैक हुआ था तो क्या गेम को कोई डैमेज हुआ है। मिस्टर शी कहते हैं कि अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर वो एक और इमेज निकालते हैं जिसमें रेड और ब्लू आउटफिट पहना हुआ एक लड़का दिख रहा होता है। वो सीमा से पूछते हैं कि क्या वो उस लड़के को जानती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज लग रहे थे। सीमा बिना हिचकिचाए
कहती है कि वो उस लड़के को नहीं जानती। इस बार सीमा उनकी बात काट देती है और सीधा पूछ लेती है कि लूचन की लास्ट मैच की फुटेज क्यों डिलीट की गई थी। ये सवाल सुनकर मिस्टर शी एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं। फिर वो नॉर्मल बिहेव करते हुए कहते हैं कि शायद कोई टेक्निकल एरर हुआ होगा, लेकिन सीमा अब चुप रहने वाली नहीं होती। वो सीधा पूछती है कि लूचन ने उस फाइटर और जैंग के साथ जो किया वो क्या था। मिस्टर शी फिर से सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि टूर्नामेंट के दबाव की वजह से प्लेयर्स बेहोश हो जाते हैं, लेकिन सीमा कहती है कि उन दोनों पर कोई स्पेशल अटैक हुआ था और उनकी हालत उसी वजह से बनी है। ये सुनकर मिस्टर शी का बर्ताव हल्का सा बदल जाता है। वो सीरियस टोन में पूछते हैं कि आखिर सीमा को ये सब किसने बताया। तब सीमा भी सीधा उनकी आंखों में देखकर कहती है कि वो सच जान चुकी है और अब वो बस एक ही चीज समझना चाहती है, आखिर किंगडम्स में चल क्या रहा है। जैसे ही सीमा ब्लू फ्लेम्स का नाम लेती है, मिस्टर शी अचानक बुरी तरह अपने दिमाग में एक टेरिफाइंग दर्द महसूस करते हैं, जैसे उनका ब्रेन फटने वाला हो। वो अपना सर पकड़ लेते हैं और कुछ सेकंड्स तक अजीब तरह से बर्ताव करते रहते हैं, लेकिन फिर अचानक वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनकी आंखें और उनका बिहेवियर दोनों ही अजीब लगने लगता है, जैसे कोई रोबोट बात कर रहा हो। फिर वो एक ही लाइन रिपीट करने लगते हैं कि ब्लू फ्लेम्स बस सीमा की स्पेशल एबिलिटी है। ये सुनकर सीमा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। वो उनसे पूछती है कि वो ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं और आखिर उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन मिस्टर शी बिना रिएक्शन के साथ वही लाइन रिपीट करते रहते हैं। फिर कहते हैं कि वो ठीक नहीं है और बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। सीमा समझ ही नहीं पाती कि अभी उसने क्या देखा। उसे साफ महसूस हो रहा होता है कि कुछ या कोई मिस्टर शी को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद सीमा घर से बाहर निकलती है और टेंशन में अकेली वॉक करने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि शियो थोड़ी दूर एक कैफे में बैठा हुआ उसे सीक्रेटली देख रहा होता है। शियो ने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया होता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर वो शांति से सीमा के पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद सीमा नोटिस कर लेती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो शियो से पूछती है कि क्या उसने नहीं कहा था कि वो इस मैटर से दूर रहे, लेकिन शियो कहता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता और जब तक वो दोनों इस मिस्ट्री का सच नहीं जान लेते हैं तब तक वो उसके साथ रहेगा। ये सुनकर सीमा उसे बताती है कि उसे अपने फादर से डर लगने लगा है, फिर भी उसका दिल मानता नहीं था कि वो उसे कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद वो शियो को सारी बातें डिटेल्स में बताती है कि कैसे मिस्टर शी का अजीब बर्ताव और अचानक रोबोट की तरह एक्ट करना। सब कुछ सुनने के बाद शियो सीरियस हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब है सीमा के फादर पक्का इस पूरे हादसे में शामिल है, लेकिन सीमा तुरंत कहती कि उसे भी ऐसे ही लग रहा था, फिर भी कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। उसके हिसाब से एक पल के लिए मिस्टर शी बिल्कुल किसी और इंसान जैसे लगने लगे थे, जैसे कोई दूसरा आदमी उनके अंदर आ गया हो। इसी बीच दूसरी तरफ मिस्टर शी एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचते हैं। वो अकेले अंदर एंटर करते हैं और वहाँ कोई मिस्टीरियस पर्सन उनका स्वागत करता है। फिर वो इंसान उन्हें बैठने को कहता है और धीरे धीरे उन्हें कोई अजीब प्रोसेस या ट्रेनिंग देना शुरू करता है। सीमा फिर से शियो को समझाने की कोशिश करती है कि उससे इस मैटर से दूर हो जाना चाहिए। वो कहती है कि अब सिचुएशन पहले से कई ज्यादा डेंजरस हो चुकी है और उन दोनों की जान भी खतरे में है, लेकिन शियो उसकी एक नहीं सुनता। सीमा बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो ये सब सिर्फ उसकी भलाई के लिए बोल रही है। उसके हिसाब से शायद मिस्टर शी कभी उसे नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन शियो पक्का उनका निशाना बन सकता है, इसीलिए उसके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि वो अभी इसी वक्त पीछे हट जाए। पर शियो उससे पूछता है कि अगर वो अकेला चला गया तो क्या सीमा सच में ये सब कुछ खुद से सॉल्व कर पाएगी। वो कहता है कि क्या उसे लगता है कि वो सीधा जाकर अपने फादर से पूछ लेगी और वो उसे सब बता देंगे। फिर वो कहता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उन्हें फैंग और चू की मेमोरीज को जोड़ना होगा और नई मेमोरीज को इकट्ठा करते रहना होगा जब तक उन्हें पूरी सच्चाई समझ ना आ जाए। उसके बाद शियो पहली बार अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ अपने लिए फाइट नहीं कर रहा, वो फैंग और चू के लिए भी फाइट कर रहा है। फिर वो सीमा से पूछता है कि क्या उसने नोटिस नहीं किया कि फैंग और चू भी असली दर्द महसूस करते हैं, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। अगर वो सिर्फ गेम के कैरेक्टर्स होते हैं तो उनके इमोशंस और सफरिंग इतनी रियल नहीं होती। शियो कहता है कि उसके हिसाब से किंगडम्स का सच आम गेम से बहुत ज्यादा बड़ा है और अगर वो खुद को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें फैंग और चू को भी बचाना होगा। ये सब सुनकर सीमा पूरी तरह हैरान हो जाती है। ये पहली बार होता है जब शियो इतनी सच्चाई से अपने इमोशंस और बात शेयर कर रहा होता है। तब चू भी उसकी बात से सहमत करता है और कहता है कि अब ये मैटर सिर्फ एक गेम या किसी हिडन प्लान तक सीमित नहीं लग रहा, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है और अगर सच समझना है तो उन सबको मिलकर ही इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। आखिर में सीमा भी मान जाती है और फैसला करती है कि अब वो लोग आखिर तक साथ रहेंगे और मिलकर इस रहस्य का सच पता करेंगे। उसके बाद तीनों एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं ताकि वहाँ शांति से बैठकर प्लानिंग कर सकें। फिर सीमा उन्हें बुक ऑफ पीस दिखाती है और पूछती है कि क्या ये वही बुक है जिसके बारे में फैंग और चू ने अपनी मेमोरीज में बात की थी। ये देखते ही शियो तुरंत कहता है कि उसे याद है फैंग की मेमोरीज में भी ये बुक इम्पोर्टेंट थी और इसका कनेक्शन बैटल्स और हिस्ट्री से था। चू भी सहमत करता और कहता कि उसकी यादों में भी बुक ऑफ पीस का जिक्र था और शायद इसका नाता पुरानी वॉर्स और रूलर्स के रहस्य से है। शियो कहता है कि अगर उन्हें सच तक पहुंचना है तो उन्हें उन 64 प्लेयर्स की जानकारी की दोबारा से जांच पड़ताल करनी होगी। शियो फिर एक्सप्लेन करता है कि उन 64 सिलेक्टेड प्लेयर्स का मैटर शायद उतना सिंपल नहीं था जितना सबको लग रहा था। उसके हिसाब से क्वालिफायर्स और सिलेक्शन टेस्ट के दौरान बहुत अजीब हादसे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सीक्रेटली प्लेयर्स को चुन रहा हो और अपनी
मर्जी से कुछ लोगों को पास करा रहा हूँ। सीमा भी उसकी बात से सहमत करती है और कहती है कि क्वालिफायर्स में से कुछ प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन फिर भी उनमें से कई लोग अचानक रहस्यमय कारणों से गायब हो गए। कुछ प्लेयर्स मैचेस के दौरान अचानक बेहोश भी हो जाते थे, जैसे उन पर भी ब्लू फ्लेम्स वाला सेम अटैक हुआ हो। लेकिन क्योंकि उस वक्त पार्टिसिपेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, किसी ने इन हादसों को गंभीरता से नहीं लिया। फिर शियो एक और इम्पोर्टेंट बात पॉइंट आउट करता है। उसके हिसाब से लूचन के मैच में जो फाइटर गलती से रिकॉर्ड हो गया था, वो शायद उन लोगों की प्लानिंग का हिस्सा नहीं था और इसी वजह से उसे तुरंत एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि वो उनकी कंडीशन और सिस्टम के अनुसार फिट नहीं बैठता था। उसके बाद तीनों फाइनल टूर्नामेंट के टॉप 8 प्लेयर्स की लिस्ट और उनकी आने वाली बैटल्स को एनालाइज करने लगते हैं। तब उन्हें एक बहुत खतरनाक समानता दिखती है। अभी चल रहे टूर्नामेंट का पूरा स्ट्रक्चर लगभग उसी एशियन वॉर जैसा लग रहा था जो फैंग और चू की यादों में दिखाई दिया था। वहाँ भी टोटल 8 लेजेंडरी वॉरियर्स थे जो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स माने जाते थे, और उन सबके खिलाफ वही मिस्टीरियस ब्लू फ्लेम्स वाला वॉरियर खड़ा था जिसने अपनी टेरिफाइंग पावर से सबको बहुत आसानी से हरा दिया था। ये याद करते ही फैंग सीरियस हो जाता है और कहता है कि अगर दोनों चीजों को जोड़ते हैं तो इसका मतलब है करंट टॉप 8 प्लेयर्स में से 6 प्लेयर्स पहले ही उस प्लान का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि ब्लू फ्लेम्स वाले फाइटर की असली पहचान अभी तक किसी को नहीं पता थी। इसीलिए लगभग तय था कि वो चुपके से सब कुछ कंट्रोल करने वाले लोगों में से एक है, और बहुत पॉसिबल था कि मिस्टर शी भी उनके साथ शामिल हो। ये सब सुनकर सीमा कहती है कि अगर उन्हें फाइनल मैचेस तक पहुंचना पड़ा तो इसका मतलब उनका सामना सीधा ब्लू फ्लेम्स वाले फाइटर से भी हो सकता है, और अगर सच में ऐसा हुआ तो शायद उन सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर वो पूछती है कि अगर वो टेरिफाइंग पावर फिर से उनके सामने आई तो क्या वो लोग सच में उस बैटल से जिंदा बच पाएंगे। सीमा का सवाल सुनने के बाद शियो बिना डरे कहता है कि ब्लू फ्लेम्स वाली पावर सिर्फ उन्हें ही डैमेज नहीं करती, सामने वाला भी उतना ही दर्द महसूस करता है, इसीलिए चाहे जो भी हो जाए वो आखिरी सांस तक फाइट करेगा। फैंग भी कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि वो और शियो मिलकर उन डेंजरस एनिमीज को हरा सकते हैं। इसी बीच टूर्नामेंट की दूसरी तरफ समानता की एक बहुत पावरफुल मैच चल रही होती है, जहाँ वो और एक प्लेयर 1v1 फाइट कर रहे होते हैं और समानता उस पर भारी पड़ रही होती है। लेकिन अचानक मैच के दौरान बहुत कुछ अजीब चीजें होती हैं और समानता बस माउंटेन पे खड़े खड़े वो सब देख रही होती है। वो इतनी आसानी से जीती कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। समानता की स्किल्स स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन बैटल के दौरान कुछ अलग अलग सा महसूस हो रहा था, बस कोई एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहा था। मैच के बाद समानता एक सीक्रेट लोकेशन पर जाती है। वहाँ उसका फाइटर वेनी सामने अपीयर होता है और उससे पूछता है कि उसने मिस्टर शी के मैटर का क्या किया। तब समानता कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही मिस्टर शी को मैनिपुलेट कर दिया है ताकि वो अपनी बेटी की रक्षा करने और पूरा मैटर कवर अप करने में लग जाए, और वैसे भी अब वो उनके कंट्रोल में आ चुका है। हम देखते हैं हिडन रूम में जहाँ एक जाइंट स्क्रीन पर कुछ चुने गए प्लेयर्स की प्रोफाइल्स दिख रही होती हैं। उनमें जियान, विंटर, लूचन, सीमा और सबसे लास्ट में शियो का नाम होता है। फिर समानता कहती है कि सबसे जरूरी काम अब उस सस्पिशियस प्लेयर को एलिमिनेट करना है। वो फैसला करती कि अगले मैच में लूचन को शियो के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। उसके हिसाब से शियो लगभग अकेला ऐसा प्लेयर है जो लूचन को इतनी बुरी तरह दबाव में डाल सकता है, इसीलिए उसे जल्दी से खत्म करना जरूरी था। और यही सबसे बड़ा राज खुलता है। समानता ही असली मास्टरमाइंड होती है जो सीक्रेटली सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, यहाँ तक कि मिस्टर शी को भी। लेकिन वेने उसे रोकता और कहता है कि वो भी शियो को एलिमिनेट ना करे, क्योंकि शियो ने उसका इंटरेस्ट जगाया है और वो देखना चाहता है कि आखिर उसकी ताकत कहाँ तक है। अगले दिन फाइनली टूर्नामेंट की सबसे डेंजरस बैटल लेकर आता है। एक मैसिव 5 प्लेयर मैच होने वाला होता है जिसमें वेनी, विंटर, जियान, लूचन, सीमा और शियो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। लोग पहले ही कहने लगते हैं कि ये मैच नॉर्मल बैटल नहीं है बल्कि एक तबाही होने वाली है। ऑडियंस 2 ग्रुप्स में बढ़ जाती है। कुछ लोग विंटर को सपोर्ट कर रहे होते हैं जबकि दूसरी तरफ पूरी तरह शियो को चीयर कर रहे होते हैं। मैच शुरू होने से पहले रिपोर्टर सीमा के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके हिसाब से किंगडम्स का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन है, शियो या विंटर। सीमा कहती है कि विंटर बहुत पावरफुल प्लेयर है, लेकिन शियो ने साबित किया कि उसकी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इंटरव्यू विंटर भी साइड से देख रहा होता है और उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद एरेना में ऑडियंस भरने लगती है। दूसरी तरफ शियो और फैंग चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी समानता और वेन उनके पास आते हैं। समानता बहुत सॉफ्ट और फ्रेंडली बर्ताव करने लगती है और शियो से कहती है कि वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। साथ ही वेन फैंग को साइड में ले जाता है और कहता है कि उसे भी उससे एक जरूरी बात करनी है। इस तरह दोनों अलग हो जाते हैं। अकेले में समानता शियो से कहती है कि उसे पता है वो आने वाले मैच को लेकर बहुत दबाव में होगा और वो उसकी परेशानी समझ सकती है। फिर वो ऐसा दिखाती है कि वो उसको सपोर्ट करना चाहती है। शियो को समझ नहीं आ रहा होता कि समानता अचानक इतनी अच्छी क्यों बन रही है। तब समानता अपने पास से एक लकी चार्म निकालती है और शियो को दे देती है और उससे कहती है कि अगर वो इसे पहन लेगा तो ये उसके लिए लकी होगा। पर शियो मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसे लकी चार्म वाली चीजों पर यकीन नहीं करता। समानता स्माइल करते हुए वो लकी चार्म वापस रख लेती है और बात करते वक्त धीरे से अपनी फिंगर में पहना हुआ रिंग घुमाती है। रिंग से एक अजीब सी एनर्जी निकलती है जो इनविजिबल मैग्नेटिक वेव्स की तरह फैलने लगती है। अगले ही पल शियो की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं
और वो एकदम मूर्ति बनकर वहीं खड़ा रह जाता है। तब समानता कहती है कि अब वो उसके सवालों का जवाब दे और उसके ऑर्डर्स को फॉलो करे। फिर वो सीधा पूछती है कि क्या उसका नाम सच में शियो है, और शियो उस चीज का जवाब भी देता है। हमें पता चलता है कि समानता ने किसी तरह शियो को हिप्नोटाइज कर लिया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो दूसरे लोगों के साथ करती आ रही थी। उसके बाद समानता पूछती है कि वो आज यहाँ किस कारण से आया है, लेकिन इस बार शियो कोई जवाब नहीं देता। वो वापस वही सवाल करती है और पूछती है कि आखिर वो आज क्या करने आया है। लेकिन अचानक शियो धीरे से अपना सर उठाता है और हैरानियत के साथ कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बोलता है कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अचानक उसे चक्कर आ गए हों, और बस ये याद है कि समानता अपनी रिंग घुमा रही थी। ये सुनकर समानता पूरी तरह हैरान हो जाती है। वो वहीं फ्रीज हो जाती है क्योंकि पहली बार किसी पर उसका हिप्नोसिस अच्छे से काम नहीं कर पाया था। अंदर ही अंदर वो सोचने लगती कि आखिर शियो उसके मेंटल कंट्रोल से बच कैसे गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता, इसीलिए वो फिर से एक बार कोशिश करती है। इस बार वो ऑर्डर देने की कोशिश करती है और बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकल जाता है कि शियो उसे हक करे। ये सुनते ही शियो को अजीब लगने लगता है और वो समझ नहीं पाता कि समानता अचानक ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही है। दूसरी तरफ वेन और फैंग की बात भी काफी सीरियस हो रही होती है। वेन फैंग से पूछता है कि उसने एशियन वॉर वाली मेमोरीज में आखिर क्या देखा था। ये सुनकर फैंग एक पल के लिए हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। असल में वो वेन को सच बताना नहीं चाहता था, लेकिन वेन उसे बातों में फंसाने की कोशिश करता रहता है। फिर वो एक अजीब सा एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि मान लो दो ग्रेट रूलर्स हैं। एक रूलर अपनी प्रजा से प्यार करता है और उनकी रक्षा करना चाहता है, जबकि दूसरा रूलर भी अपने किंगडम को बचाना चाहता है, लेकिन उसका तरीका अलग है। वेन कहता है कि दूसरा रूलर कमजोर लोगों को मारकर एक नई और स्ट्रॉन्गर जनरेशन बनाना चाहता है। फैंग तुरंत समझ जाता है कि वेन घुमा फिरा कर उसी एशियन वॉर की बात कर रहा है जो उसने मेमोरीज में देखी थी, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसे ही चल रहा था। वेन पूछता कि अगर शियो उस हालात में होता तो उसके हिसाब से वो किस रूलर को सपोर्ट करता। इस सवाल सुनकर फैंग को शक हो जाता है और वो पूछता कि वेन अचानक शियो के बारे में बात क्यों करने लगा। वेन हंसता हुआ कहता है कि वो बस उसकी पर्सनैलिटी समझना चाहता था और बोलता है कि उसे नहीं पता कि शियो का आंसर क्या होता। लेकिन अब फैंग को वेन पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। उसे साफ फील हो रहा था कि वेन कुछ छुपा रहा है। उसी वक्त शियो फैंग को अचानक बुलाता है। जैसे ही वो आता है, शियो अजीब तरह से उसे आगे कर कहता है कि वो देखे समानता आखिर क्या अजीब बातें कर रही है, और समानता वहाँ खड़ी समझ नहीं पा रही होती कि अब हालात को कैसे हैंडल करे। समानता शियो से माफी मांगने लगती है और कहती कि उसे समझ नहीं आ रहा उसने ऐसी बात कैसे बोल दी। फिर वो कवर करने के लिए कहने लगती है कि वो बस मजाक कर रही थी। तभी वेन वहाँ आ जाता है। समानता उसे अंदर ही अंदर सीक्रेटली कहती कि शियो आम इंसानों जैसा नहीं है। उसी वक्त विंटर वहाँ आ जाता है। समानता तुरंत शियो को बहाना देकर वहाँ से चली जाती है। शियो भी विंटर को पूरी तरह इग्नोर करता हुआ वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन विंटर उसका रास्ता रोक लेता है। वो पूछता है कि क्या शियो अब उसे इग्नोर करने लगा है, और उसे वार्न करता है कि वो अपनी रीसेंट पॉपुलैरिटी की वजह से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ये सुनकर शियो उसकी आंखों में देखकर कहता है कि विंटर उसके लिए कोई स्पेशल प्लेयर नहीं है। पहले वो सच में विंटर को अपना राइवल मानता था, लेकिन अब उसके हिसाब से विंटर सिर्फ एक डरपोक निकला जिसने चीटिंग और धोखे की वजह से खुद ही अपनी अहमियत खत्म कर दी। इतना कहकर शियो बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। वेन और समानता एक रूम में आ जाते हैं, जहाँ वेन कहता है कि शियो को समझना ज्यादा मुश्किल है जितना उसने सोचा था, लेकिन समानता कहती है कि शियो उनके लिए डेंजरस है। उसके हिसाब से अगर वो हिप्नोसिस तक से बाहर निकल सकता है तो उसे जल्दी एलिमिनेट कर देना चाहिए, और लूचन किसी भी वक्त ये काम कर सकता है। लेकिन वेन सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि उसे शियो में इंटरेस्ट आ गया है और अभी वो उसे खत्म नहीं करना चाहता। समानता पूछती कि आखिर शियो में ऐसा क्या स्पेशल है, लेकिन वेन बस इतना कहता है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर वो ऑर्डर देता है कि लूचन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, सब लोग नॉर्मल तरीके से मैच खेलेंगे और कोई भी उसके ऑर्डर्स के बिना एक्स्ट्रा मूव नहीं करेगा। समानता चुपचाप उसकी बात मान लेती है और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कुछ देर बाद फाइनली मैच का समय आ जाता है। शियो एरेना में एंटर करने से पहले सीमा से मिलता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो टेंशन ना ले, उसके हिसाब से ये बैटल जल्दी खत्म हो जाएगी, और अगर फ्यूचर में कुछ भी गलत होता है तब भी सीमा को याद रखना चाहिए कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सीमा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद सब प्लेयर्स अरेना की तरफ बढ़ते हैं और पूरा स्टेडियम एक्साइटमेंट से भर जाता है। ऑडियंस इस बैटल का इंतजार करते करते पागल हो रही होती है। कमेंटेटर भी फुल एक्साइटमेंट में अनाउंस करता है कि अरेना में एंटर कर रहा है किंगडम्स का सबसे डेंजरस और अग्रेसिव प्लेयर शियो, और उसके तुरंत बाद उसका बिगेस्ट राइवल भी अरेना में एंटर करता है, विंटर। उसी पल विंटर को शियो की कही हुई वो बातें याद आने लगती हैं और उसे गुस्सा आने लगता है। थोड़ी देर बाद सारे प्लेयर्स अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और उनके फाइटर्स बैटलफील्ड में एंटर करते हैं। कमेंटेटर एक्साइटमेंट में अनाउंस करता है कि अब किंगडम्स की सबसे ब्रूटल और डेंजरस बैटल जल्दी शुरू होने वाली है। वो एक एक करके हर प्लेयर के फाइटर का नाम बताता है, जहाँ 5 फाइटर होते हैं। दूसरी तरफ समानता की स्क्रीन पर सब कुछ देख रही होती है। समानता के ऑर्डर पर बैटल स्टार्ट होते ही लूचन बिना समय गवाए एक टेरिफाइंग एरिया अटैक लॉन्च कर देता है, जो लगभग सारे फाइटर्स को टारगेट करता है। हर प्लेयर उन एरोज को ब्लॉक या डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन विंटर का फाइटर उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और अपनी एक लाइफ खो देता है। लेकिन लूचन रुकने वालों में से नहीं होता। वो तुरंत दूसरा हैवी अटैक लॉन्च करता है। इस बार सीमा स्मार्ट मूव करके एक स्पेशल कार्ड एक्टिवेट करती है, जिससे वो अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है और साथ ही लूचन का एक कार्ड भी चुरा लेती है।
उधर जियान की फाइटर भी वो अटैक सर्वाइव नहीं कर पाती और एक लाइफ खो देती है। जैसे ही लूचन का टर्न खत्म होता है, सीमा अपनी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट करती है। वो जियान के पास से एक कार्ड चुरा लेती है और उसके फाइटर को अपने फाइटर के साथ चैन कर देती है। फिर वो एक और अटैक करती है जिससे जियान के फाइटर के पास लास्ट एक लाइफ रह जाती है। विंटर तुरंत सिचुएशन का फायदा उठाता है, तेज स्पीड अटैक्स लॉन्च करता है और जियान को लगातार दबाव में डाल देता है। कुछ ही पल में वो जियान के फाइटर को पूरी तरह हरा देता है। तब लूचन कहता है कि अब वो उन सबको एलिमिनेट करेगा जो उनके लेवल के नहीं है, ताकि बैटलफील्ड में सिर्फ वो, शियो और सीमा बचे। ये सुनकर विंटर का ईगो और हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में लूचन पर चिल्लाता है और कहता है कि शियो को हराने का हक सिर्फ उसका है। विंटर लूचन के साथ फाइट करता है और जल्दी अपनी स्वाट की मदद से लूचन की फर्स्ट लाइफ ले लेता है। अब बारी होती है शियो के अटैक करने की। वो फैंग को सबसे पहले एक एक्स देता है और कार्ड्स का यूज स्ट्रॉन्ग बनता है और लूचन पे अटैक करने के बजाय विंटर पर अटैक करता है और फिर से 2 कार्ड्स का यूज कर लगातार अटैक्स के साथ उसके फाइटर को हिट कर देता है। और क्योंकि वो अपनी आखिरी लाइफ पे होता है, इसलिए वो हार जाता है और विंटर गेम से बाहर हो जाता है। दूसरी तरफ समानता को समझ नहीं आ रहा होता कि शियो इतना पावरफुल कैसे होता जा रहा है और वो कहती कि अब बहुत हो चुका। ये कहकर वो एक हिडन बटन प्रेस कर देती है। अगले ही सेकंड पूरा अरेना अंधेरे में डूब जाता है। सारी लाइट्स एक साथ बंद हो जाती हैं और ऑडियंस पैनिक में आ जाती है। पावर कट होते ही कमेंटेटर सब ऑडियंस को शांति से स्टेडियम के बाहर निकलने के लिए बोलता है। धीरे धीरे सारे लोग निकलने लगते हैं। कुछ स्टाफ मेंबर्स भी जियान और विंटर को बाहर ले जाने लगते हैं। विंटर हैरानी में पूछता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसी वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट भी अचानक बंद हो जाता है। तभी लूचन हंसते हुए कहता है कि अब असली गेम शुरू होने वाला है। वो अपनी उंगली को वहीं कट करके ब्लू फ्लेम्स अपने वेपन में ले आता है। लूचन फिर उन दोनों को देखकर कहता है कि अब एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका सच काफी पहले सामने आ चुका है। वो सीधा शियो पर इल्जाम लगाता कि जैंग की जगह असल में उसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। अब जब वो लोग यहाँ फंस चुके हैं तो उनका अंजाम भी वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ था। लेकिन शियो शांत रहता और बताता है कि वो इस पल का पहले से इंतजार कर रहा था। फिर वो सीधा लूचन से पूछता है कि उसके पीछे कौन है। हम देखते हैं कि फैंग के वेपन में भी ब्लू फ्लेम्स आ जाती हैं। शियो के ऑर्डर पर फैंग सीधा लूचन के फाइटर पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त और खतरनाक टक्कर शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच लूचन का फाइटर जानबूझकर चू को इग्नोर करता है। तब पता चलता है कि ये सब एक ट्रैप था। लूचन फिर हंसते हुए कहता है चाहे वो दोनों मिलकर उसे हरा भी दें, तब भी इस बैटल में सिर्फ एक ही विनर हो सकता है। मतलब आखिर में किसी एक को सेक्रीफाइस होना ही पड़ेगा। समानता ये सुनकर मुस्कुरा देती है और शियो को देख के कहती है कि मैच शुरू होने से पहले उसका भविष्य तय हो चुका था। तभी लूचन अचानक चू पर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है जो सीधा लग जाता है। चू बुरी तरह घायल हो जाता है। लूचन पलट कर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त सीमा खुद उस पर हमला कर एक कार्ड चुरा लेती है। चू सीमा को आवाज देता है कि क्या वो उसकी बात सुन पा रही है। लूचन कहता है कि हर कोई इन ब्लू फ्लेम्स को सहन नहीं कर सकता शियो की तरह। लेकिन तभी सीमा धीरे से कहती है कि वो अभी भी फाइट को कंटिन्यू कर सकती है। इतना कहकर वो एक जबरदस्त अटैक लॉन्च करती है जो सीधा लूचन के फाइटर को लगता है और उसे गंभीर चोट पहुंचा देता है। अब पहली बार लूचन का फाइटर और वो भी दर्द में नजर आने लगते हैं। लूचन बुरी तरह घायल हो चुका होता है और उसके शरीर से खून बह रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ सीमा भी अपने अटैक्स को कंटिन्यू नहीं कर पाती और दोबारा बेहोश होकर गिर जाती है और अटैक करने का समय खत्म हो जाता है। तब लूचन शियो को भड़काना शुरू करता है और कहता है कि उसे इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। अगर अभी उसने सीमा को खत्म नहीं किया तो आखिर में वो खुद को बचाने के लिए उसी को मार देगी। वो बार बार शियो के दिमाग से खेलता रहता है और उसे इमोशनली तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन शियो का ध्यान किसी और ही बात पर होता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने अभी लूचन के फाइटर पर हमला किया और उसे घायल कर दिया तो अगली बारी में वो सीधा सीमा को खत्म कर देगा, क्योंकि उस हालत में सीमा खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगी। इसी वजह से शियो पूरी तरह कंफ्यूजन में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। उसी वक्त समानता के पास अचानक वेन आ जाता है। वो उसे याद दिलाता कि बिना उसकी परमिशन के कोई भी एक्शन लेने को मना किया गया था। लेकिन वेन कहता है कि ये भी ठीक ही है। वो देखना चाहता है कि शियो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलता है। इसी बीच शियो अचानक फैसला करता है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। वो पूरी ताकत के साथ अटैक लॉन्च कर देता है और फैंग भी उसका साथ देता है। दोनों मिलकर लूचन के फाइटर पर जबरदस्त हमला करते हैं, लेकिन उसका आर्मर उन अटैक्स को रोक लेता है। हालांकि उन्हें पता नहीं होता कि सीमा इतनी देर से सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अचानक सीमा सही वक्त देखकर अटैक कर देती है और एक ही झटके में आर्मर को तोड़ देती है। उसके तुरंत बाद शियो और फैंग भी लाइटनिंग स्पीड से मूव करते हैं और लगातार कई डेंजरस अटैक लॉन्च कर देते हैं। फिर एक पल में शियो सीधा लूचन के फाइटर के पीछे पहुंचता है और एक मॉन्स्टर्स अटैक मारते हुए उसे जोर से उड़ा देता है। अटैक की पावर इतनी खतरनाक होती है कि लूचन का फाइटर डर से चीख उठता है और तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। लूचन भी इसी के साथ गेम से बाहर हो जाता है। शियो और फैंग का टीम वर्क और उनके अटैक्स की ब्रूटिलिटी सच में नेक्स्ट लेवल होती है। फिर शियो धीरे से कहता है कि अब ये बैटल खत्म हो चुकी है। इतना कहकर वो खुद ही मैच से विड्रॉ कर लेता है और ऑफिशियली सीमा को विनर बना देता है। लेकिन उसके तुरंत बाद एक और शॉकिंग चीज होती है। फैंग का शरीर धीरे धीरे हवा में बिखरने लगता है। शियो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तब वो पूरी
पूरी तरह टूट जाता है और रोते हुए फैंग से माफी मांगता है कि वो उसे एक प्रॉपर गुड बाय तक नहीं दे पाया। कुछ ही देर बाद शियो खुद भी जमीन पर गिर जाता है। तब समझ आता है कि उसने अपनी जान और फैंग दोनों को सेक्रीफाइस कर दिया है सिर्फ सीमा को बचाने के लिए। सीमा ये सच देखकर पूरी तरह शॉक में चली जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि शियो ने उसके लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया। कुछ वक्त बाद शियो को होश आता है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। जैंग उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है और डॉक्टर भी उससे बात करता है, लेकिन शियो किसी से ज्यादा बात नहीं करता। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। होश में आते ही वो सबसे पहले फैंग को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तब जैंग उससे कहती है कि अब और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। वो बताती कि उसने खुद हजारों बार ट्राई किया, लेकिन उसका फाइटर कभी वापस नहीं आया। शियो फिर उससे पूछता कि उसे होश कब आया था। जैंग बताती कि उसे एक हफ्ते पहले होश आया था। ये सुनकर शियो हैरान हो जाता है और वो पूछता कि वो खुद कितने टाइम से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। तब जैंग बताती कि लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। ये सुनकर शियो शॉक में पड़ जाता है कि इतना वक्त निकल गया और उसे कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो बाहर के हालात के बारे में पूछता है। जैंग बताती कि टूर्नामेंट नॉर्मली कंटिन्यू हुआ और ऑर्गेनाइजर्स ने सबको सिर्फ इतना ही बोला कि उस दिन पावर आउटेज की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद कंपटीशन फिर से शुरू कर दिया गया। ये सुनकर शियो और भी ज्यादा नाखुश हो जाता है। तभी उसे अचानक पीस बुक याद आता है और वो जैंग से पूछता है कि क्या उसे उस किताब के बारे में कुछ पता चला, लेकिन जैंग मना कर देती है और कहती है कि उन्हें अभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वो चाहती थी कि वो दोनों मिलकर सच का पता लगाएं, लेकिन शियो उदास आवाज में कहता कि अब सब खत्म हो चुका है। फैंग वापस नहीं आएगा ब्लू फ्लेम से हिट होने के बाद। उसके हिसाब से कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा और जो कुछ हुआ उसका सच कभी सामने नहीं आएगा। इतना कहकर वो जैंग को सब भूल जाने के लिए बोल देता है। जैंग कुछ देर उसे देखती रहती है और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शियो अकेला बैठकर टूर्नामेंट देखने लगता है। स्क्रीन पर सीमा फाइट कर रही होती है। शियो उसे देखकर सोचता है कि शायद उसके फादर ने इंटरफेयर किया होगा, तभी ऑर्गेनाइजर्स ने उसे अब तक गेम से रिमूव नहीं किया। लेकिन तभी शियो को एक आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखता और शॉक रह जाता है क्योंकि उसके सामने फैंग खड़ा होता है। शियो को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो उसे पंच मारता है। वो इमोशनल होते हुए कहता है कि उसे लगा था फैंग हमेशा के लिए चला गया। फैंग भी मुस्कुरा कर कहता है कि उसे भी शियो की बहुत याद आई थी। उसके बाद पता चलता है कि जब तक किसी फाइटर को ब्लू फ्लेम्स पूरी तरह कंज्यूम ना कर दें, तब तक वो सच में मरता नहीं है। बैटल हारने की वजह से फैंग बस एक शटडाउन स्टेट में चला गया था। फिर फैंग शियो को बताता कि अब उसकी सारी मेमोरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ये कहकर वो अपना सर शियो के सर से टच करता है ताकि वो उसे असली यादें दिखा सके। अगले ही पल शियो उन मेमोरीज के अंदर चला जाता है और पूरी सच्चाई देख लेता है। वहाँ 2 रूलर्स अपने असिस्टेंट और जजेस के साथ एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से इविल रूलर वही होता है जिसके पास ब्लू फ्लेम्स यूज करने वाला फाइटर था। उस वक्त फैंग भी काफी छोटा होता है और वो अपने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तब फैंग का मास्टर उसे कहता है कि अगर उसे इस तबाही को रोकना है तो उसे उस बुराई को पूरी तरह खत्म करना होगा। फिर वो एक बहुत बड़े बुक की तरफ इशारा करता है जिसमें से ब्लू फ्लेम्स निकल रही होती हैं। शियो ये देखकर शॉक में आ जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वही पीस बुक होती है। उसके बाद यंग फैंग अपने मास्टर की बात मानता है और अपनी पूरी पावर यूज करके उन ब्लू फ्लेम्स को कंट्रोल करने लगता है। वो अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाकर पीस बुक को सील करने की कोशिश करता है और काफी स्ट्रगल के बाद वो सच में उस बुराई को सील करने में कामयाब हो जाता है। फैंग की मेमोरीज में शियो देखता है कि पीस बुक को सील करने के बाद दुनिया में काफी सालों तक शांति बनी रही। धीरे धीरे फैंग बड़ा होता है और फिर वो नए स्टूडेंट्स और डिसाइपल्स को ट्रेन करना शुरू करता है। वो उन्हें सिर्फ पावरफुल बनना ही नहीं सिखाता बल्कि पीस बुक का सच भी बताता है। फैंग समझाता है कि ये किताब असल में एक बहुत डेंजरस आर्टिफैक्ट है जिसके पास अलग अलग युग और जमानों के लेजेंडरी हीरोज को समन करने की पावर होती है, लेकिन उन हीरोज को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। फैंग अपने डिसाइपल्स को बताता है कि किताब का ओनर तभी उन लेजेंडरी फाइटर्स को कंट्रोल कर सकता है जब वो सबको अपने डोमिनेशन के नीचे ले आए और उसके लिए खतरनाक खून खराबे वाली लड़ाई करवाई जाती है। इन बैटल्स में जो भी आखिर में विनर बचता है उसे सोच से भी परे पावर मिल जाती है, इतनी पावर कि वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले सकता है। इसी वजह से हर एरा में जब भी पीस बुक एक्टिवेट हुई, दुनिया में सिर्फ तबाही और मुसीबत ही आई। हर जगह तबाही मच गई और अनगिनत लोगों की जान चली गई। फिर वक्त बीतने लगा और फैंग के डिसाइपल्स भी बड़े हो गए, लेकिन कुछ सालों बाद वही पुरानी वॉर दोबारा शुरू हो जाती है। शियो को तब समझ आता है कि ये वही एशियन वॉर थी जिसके बारे में वो और सीमा इतने वक्त से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उस बैटल में भी दुनिया ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन उस वक्त फैंग और उसके डिसाइपल्स ने मिलकर दोबारा पीस बुक को सील कर दिया था और दुनिया को एक और डिजास्टर से बचा लिया था। लेकिन मेमोरीज के एंड में एक और शॉकिंग सीन दिखाई देता है। फैंग अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है और उस वक्त वो एक बहुत अजीब बात कहता है। वो धीरे से बोलता है कि अगली तबाही के वक्त शियो को ही सब कुछ खत्म होने से रोकना होगा। वो अलग से शियो का नाम लेता है और कहता है कि अगले डिजास्टर का सेवियर वही बनेगा। ये कहकर फैंग हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मेमोरीज खत्म होते ही शियो पूरी सच्चाई समझ जाता है। अब उसे क्लियर हो जाता है कि वेन और समानता फिर से वही एशियन रिचुअल रिपीट करना चाहते हैं। वो लोग दोबारा पीस बुक की पावर यूज करके दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। तब फैंग शियो की तरफ देखकर कहता है कि अब उसके पास पूरी सच्चाई आ चुकी है और अब फैसला उसे लेना होगा। ये सब सुनकर शियो गहरी सोच में चला जाता है।
फिर वो धीरे से कहता है कि इसका मतलब फैंग, चू और बाकी सारे लेजेंडरी फाइटर्स असल में हजारों साल पहले मर चुके थे, लेकिन पीस बुक की पावर की वजह से उन्हें दोबारा समन किया गया है और अब उन्हें एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। शियो को फाइनली समझ आ जाता है कि ये टूर्नामेंट सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि दुनिया को बर्बाद कर देने वाली एक डेंजरस साइकिल का हिस्सा था। वेन और समानता इस पूरे इवेंट को इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वही फाइनल बैटल दोबारा हो सके जो हजारों साल पहले हुई थी। उनका असली गोल अल्टीमेट पावर हासिल करना था ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। तब फैंग शियो से पूछता है कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस सब के पीछे कौन है जो इतने सालों बाद फिर से उस एशियन रिचुअल को जिंदा करना चाहता है। ये सुनकर शियो गहरी सोच में चला जाता है और फिर उसे अचानक वेन याद आ जाता है। वो कहता है कि उसे याद आया कि उसने वेन जैसा चेहरा एशियन वॉर की मेमोरीज में भी देखा था। इस बात से उसे यकीन हो जाता है कि वेन का कनेक्शन उन पुराने एनिमीज से ही है और समानता उसकी सबसे बड़ी हेल्पर है। शियो को समझ आ जाता है कि इतने बड़े प्लान को कोई अकेला इंसान कभी अंजाम नहीं दे सकता था। फिर शियो को एक और इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, सीमा अभी तक सेफ थी और उसके फादर भी अब तक जिंदा थे। इसका मतलब साफ था कि दुश्मनों को अभी भी सीमा की जरूरत थी। शियो रियलाइज करता है कि वो खुद, सीमा और बाकी सिलेक्टेड फाइटर्स ही फाइनल बैटल के चुने गए लोग थे। इसी वजह से वेन और समानता ने अब तक उन दोनों को खत्म नहीं किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। शियो और फैंग दोनों सच जान चुके थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि दुश्मनों को अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं था। शियो फिर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अगर फाइनल बैटल का विनर दुनिया की अल्टीमेट पावर को हासिल करेगा तो फिर वो खुद उस बैटल को जीतेगा। वो फैसला कर लेता है कि अब वो किसी और को दुनिया का रूलर नहीं बनने देगा। इस वक्त शियो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब से वो और फैंग मिलकर इस नए एरा के रूलर्स बनेंगे। दूसरी तरफ समानता एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचती है। वो जमीन के नीचे बने एक हिडन बेस में जाती है जहाँ वेन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वहीं पर पीस बुक को छुपा कर रखा गया था। वेन समानता से पूछता है कि अब शियो की हालत कैसी है। समानता जवाब देती कि अब वो बिल्कुल ठीक है और जल्दी रिकवर कर रहा है। ये सुनकर वेन बस हल्की सी स्माइल करता है, जैसे सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा हो। और इसी के साथ इस लेजेंडरी स्टोरी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है, जो कि काफी एक्साइटिंग मोमेंट पर आकर होता है। अभी सिर्फ इसका पहला पार्ट ही अवेलेबल है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है तो मैं उसके आते ही उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसके लिए आपको 70 कमेंट्स का एम पूरा करना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये एक ऐसा एनीमे है जिसे अभी तक किसी ने नहीं किया है। इसीलिए एक बार वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर सके और मैं जल्दी ही ऐसे एनीमेस को रिकैप कर सकूं।